चलो, आज जो हमारा सिस्टम है दैट इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा आपको लगेगा बिकॉज बहुत सारे हॉर्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे, बट सारे हॉर्मोन्स के नाम आपको पता होने चाहिए। तो ही आप आगे चलकर पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, और तो ही आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम पेशेंट्स में है, वो आपको वहां से आइडिया मिलेगा। ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में समझने से एंडोक्राइन का मतलब क्या है वो हमें समझना होगा। दो चीजें होती हैं, एक एंडोक्राइन होता है, एक एक्सोक्राइन होता है। एंडोक्राइन का मतलब ऐसा ग्लैंड जो कुछ बना रहा है और उसको ब्लड में डाल रहा है, उसको हम एंडोक्राइन कहते हैं। तो हमारे बहुत सारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कोई ना कोई हार्मोन बनाते हैं और हार्मोन बना के वो ब्लड में डाल देते हैं, उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स तो हम नहीं बोलेंगे, बट हाँ कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हार्मोन सेक्रेट कर रही हैं, लेकिन वो ब्लड में नहीं डाल रही हैं, वो कुछ ग्लैंड्स के थ्रू होके बॉडी में हमारे डाल रही हैं। मैं यहाँ से सबको म्यूट कर रही हूँ। ठीक है। कौन है, इसका माइक ऑन है? ठीक है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या है? एंडोक्राइन के कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिसमें इसमें जैसे पैनक्रियाज एक एग्जांपल है। पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो एंडोक्राइन काम भी करता है और एक्सोक्राइन काम भी करता है। वो क्या है वो आगे हम बात करेंगे। तो एंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ, ऐसे हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं और डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं, और ब्लड से वो चीजें हमारी बॉडी के हर एक सेल्स तक, हर एक टिश्यूज तक पहुंचने का काम करते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे ऑर्गन्स के नाम देख रहे हो, प्यूटेटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, टेस्टिकल्स, लेडीज में ओवरीज, हमारी सबकी बॉडी में पैनक्रियास, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं ये मिला के हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्रिएट करता है। अब इसको आगे समझने से पहले इसके कुछ यहाँ पे रोल्स दिए हुए हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, ये हमारा केमिकल मैसेंजर्स हम इसको कह सकते हैं। ये हमारे कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकती है। अगर मुझे यहाँ पे किसी से कांटेक्ट करना है तो मैं या तो मेल भेजूंगी या मैं डायरेक्टली उसको फोन कॉल कर लूंगी। तो दो चीजें हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं किसी को कांटेक्ट करने के। तो बॉडी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कैसे करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर सकता है, तो हम इसको कम्युनिकेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। कि हमारी बॉडी का दो कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक हमारा नर्वस सिस्टम है और एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तभी हमारी बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। जैसे मैंने जैसे कोई गर्म चीज छुई, मैं तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लेती हूँ। क्यों? डायरेक्टली हमारी बॉडी जो है वहां से सिग्नल हमारे नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक आता है, ब्रेन आपके हाथ को ऑर्डर देता है कि ये चीज गर्म है और हमने अपना हाथ हटा लिया। तो हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन सिस्टम में एक नर्वस सिस्टम भी हमारी बॉडी में काम करता है, जिसको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन नर्वस सिस्टम के साथ ही एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये हाथ में हाथ डालकर चलता है, ये एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, और दोनों ही हमारी बॉडी में सेल्स को कम्युनिकेट करने में, हमारी बॉडी में प्रॉपर होम्योस्टेसिस बना रहे, जो चीज जितना होना चाहिए उतनी वो रहे, उस पर ये हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल मैसेजेस भेजते हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हॉर्मोन्स, हमारे हॉर्मोन्स को हम एक अनदर नेम से भी बोल सकते हैं, केमिकल मैसेजेस होते हैं जो बनाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं और आपके ब्लड में छोड़ देते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, हमारा जो FSH है, LH है, ये सब हॉर्मोन्स है, ये आपकी प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। हमारा हमारी बॉडी का बॉडी में डिफेंस में हेल्प करता है, लड़ने में हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के बनते हैं जो आज हम सबका नाम देखेंगे। उसके बाद हमारी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत सारे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स बनते हैं, अभी हम सबको डिटेल में जाकर बात करेंगे। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, फर्स्ट आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो हॉर्मोन्स बनाते हैं, हॉर्मोन्स बना के हमारे ब्लड में छोड़ देते हैं, ब्लड से वो होके हमारे टारगेट सेल पे पहुंचता है। सपोज करो, एक एग्जांपल से सपोज करो, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि हमारे बॉडी में जो प्यूटिटरी ग्लैंड है, अभी हम सबको बहुत डिटेल में समझेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज बहुत सारे जो पेशेंट्स है ना मार्केट में, वो हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट्स है।
तो हमारे जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट्स हैं उन सब के पीछे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स को थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर मैं बात करूं तो एक ग्लैंड होता है, उसको हम प्यूटिटरी ग्लैंड कहते हैं। ये हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड होता है। अब ये ग्लैंड क्या करता है, कुछ हार्मोन्स बनाता है और हार्मोन्स बना के हमारे अलग अलग चीजों को टारगेट करता है। अभी हम सबको डिटेल में समझेंगे ये किसको किसको टारगेट करता है। अभी मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ये हार्मोन बनाता है जिसको हम कहते हैं एफएसएच और एलएच। ये टारगेट जाता है जेंट्स में टेस्टिस पे और लेडीज में ओवरीज पे, और वहां पे जाता है और जेंट्स क्या करते हैं, इसके बदले टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं और ओवरीज अपना एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बनाती है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है। प्यूटिटरी को खबर पहुंचानी है किसके पास, टेस्टिस के पास। तो उसने ये केमिकल मैसेंजर्स भेजे, ये केमिकल मैसेंजर्स आपके टेस्टिस के पास जाते हैं और टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन बनाता है और टेस्टोस्टेरॉन फिर आगे चल के जेंट्स में जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है। तो ये कहीं ना कहीं केमिकल मैसेंजर होता है। अब एक चीज ध्यान से समझना, ये वाला जो मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हॉर्मोन्स दो तरीके से हमारी बॉडी पे काम करते हैं। अब हमारी बॉडी में सपोज करो टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बनता है, ये आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या बना रहा है, T3 T4 बना रहा है। हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। T3 उसमें एक्टिव है। अब ये T3 हमारी बॉडी का कोई ऐसा सेल नहीं है जिसके ऊपर T3 का रिसेप्टर नहीं होता। अब ये हार्मोन आपके बन के हमारी बॉडी में काम कैसे करते हैं, अब ये समझो। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। हर एक सेल के ऊपर ना उसका एक रिसेप्टर बना होता है। अब जैसे ये सेल है, इसके ऊपर थायराइड का रिसेप्टर है। अब जब थायराइड का T3 हार्मोन आएगा और यहाँ पे आके इस T3 हार्मोन यहाँ पे आके फिट हो जाएगा, फिट होने के बाद क्या होगा, तभी ये हार्मोन अपना काम कर पाएगा। जैसे हम देखते हैं ना कि इंसुलिन का रिसेप्टर होता है आपके सेल के ऊपर। इंसुलिन जब आता है तो उस रिसेप्टर के साथ अटैच होता है और उसके बाद फिर आपका बॉडी जो है वो प्रॉपर फिर उसका जो काम है, फिर उसका जैसे ये यहाँ पे अटैच होता है, एक ताला खुलता है और ये शुगर जो है, ग्लूकोज जो है वो आपकी बॉडी में चला जाता है। मतलब हमारा जो हार्मोन है ना, हर एक सेल के ऊपर, जरूरी नहीं कि हर एक सेल के ऊपर होगा। अब जैसे आपका जो ये सपोज करो ये जो एफएसएच का और एलएच का हार्मोन है, इसके जो रिसेप्टर होंगे ये किसके ऊपर होंगे, टेस्टिस के सेल्स के ऊपर होंगे। जितने भी सपोज करो ये टेस्टिस है, इसके सेल्स जितने भी होंगे ना, सबके ऊपर एफएसएच और एलएच का रिसेप्टर लगा होगा। तो जो एफएसएच और एलएच का जो सेल्स है, वो जब यहाँ पे आएगा, ये हार्मोन आएगा तो अपने जाके रिसेप्टर से यहाँ पे चिपक जाएगा और ये आके एलएच के रिसेप्टर से चिपक जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसे सेल्स, अब किडनी के सेल्स हैं, किडनी के सेल्स को एफएसएच की जरूरत नहीं है, तो किडनी के सेल्स पे ये वाला जो रिसेप्टर होगा ना, वो रिसेप्टर वहां पे नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, अब इस फोटो में देखो, ये एक सेल है। सेल के ऊपर यहाँ पे ये जो रेड वाली चीज है, ये क्या है, ये इसका रिसेप्टर है। ठीक है। अब जैसे ही वो हार्मोन आता है और वो हार्मोन आकर देखता है कि ओके इस वाले सेल पे मेरा वाला रिसेप्टर लगा हुआ है, मतलब मुझे जाकर इस वाले सेल से जाकर मुझे अटैच होना है, तो वो आता है और इस वाले सेल से अटैच हो जाता है। और जैसे ही अटैच होता है, एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और आगे चलकर जो हार्मोन का काम है वो हार्मोन अपना काम कर लेता है। अब यही अगर कोई दूसरे सेल के पास जाता है जिसके ऊपर ये रिसेप्टर नहीं होगा, तो वो जाला जो हार्मोन होगा वो उससे नहीं अटैच कर पाएगा और काम नहीं करेगा। तो हमारे जितने भी सेल्स हैं सबके ऊपर एक इंसुलिन का रिसेप्टर होगा, जितने भी सेल है उसके ऊपर टीएसएच का रिसेप्टर होगा। लेकिन किडनी के सेल्स पे जाकर एफएसएच नहीं टकरा पाएगा, एफएसएच नहीं चिपक पाएगा। क्यों? क्योंकि किडनी के सेल्स पे एफएसएच का कोई काम ही नहीं है। तो हर एक जो हार्मोन है ना, उसका एक टारगेट सेल होता है, उसका एक टारगेट टिश्यू होता है, वो भी हम टारगेट टिश्यू भी समझेंगे। तो अभी इतना सबको समझ में आया कि ये आपके हार्मोन्स काम कैसे करते हैं। सबके ऊपर हमारा रिसेप्टर होता है। अब बहुत सारे कारण की वजह से ये रिसेप्टर्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, ये रिसेप्टर्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने एक बीमारी, एक प्रॉब्लम सुनी है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि आपका ये रिसेप्टर प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है ना, ये रिसेप्टर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब जिसका अगला जो पार्ट होगा उसमें हम जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डायबिटीज की कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आज तक मैंने ट्रेनिंग में कभी नहीं ली है, जो हम उस पैथोफिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे, उस पैथोलॉजी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे रिसेप्टर्स क्यों डैमेज हो जाते हैं, वो हम वहां पे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आप पेशेंट को प्रॉपर ट्रीट कर पाएंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है, जहां पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो इंसुलिन आ भी रहा है ना, तो सेल्स के इस रिसेप्टर से बेचारा मैच नहीं कर पा रहा है, उसका जो लॉक है ना वो टूट गया है। तो कहीं ना कहीं ये लॉक इन की का रिलेशन हो जाता है हार्मोन और सेल के बीच में। ये समझ में आया लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है?
दूसरा, कोई भी सेल तभी रिएक्ट करेगा, हार्मोन तभी रिएक्ट करेगा जब उसके सेल पे लगा हुआ रिसेप्टर से वो हार्मोन आकर चिपकेगा, और तब एक ना रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो दो तरीके से हार्मोन चिपकते हैं, अभी हम उसको ध्यान से देखने वाले हैं। अब ये देखो, ये एक फोटो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया, हार्मोन ट्रेवल्स इन ब्लड स्ट्रीम थ्रू आउट द बॉडी। अब ये देखो, ये हमारे एंडोक्राइन सेल्स हैं। सपोज करो ये हमारा प्यूटिटरी का सेल है, इसने क्या किया, हार्मोन बनाया, और ये हार्मोन हमारे ब्लड में चला जाता है। ये भी हार्मोन आप देख लो ब्लड में ट्रैवल कर रहा है, और जैसे ये ब्लड में ट्रैवल करता है वो देखता है कि ओके ओके, यहाँ पे एक सेल है जिसके ऊपर मेरे रिसेप्टर लगे हुए हैं, तो वो अपना हार्मोन यहाँ पे जाकर यहाँ से अटैच हो जाता है, और फिर जो रिएक्शन होना है वो रिएक्शन अपना हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो अभी मैं आपको समझा रही हूँ। अगर ये बेसिक आपको समझ में आएगा तो ही आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारी बॉडी दो सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। तो हमारा जो दो सिस्टम है, एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर एक सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के पार्ट क्या क्या होंगे, आपका ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, आपका ब्रेन स्टेम होगा, और मेडुला ऑब्लोंगाटा होगा, आपका पूरा जो नर्व्स है, ये सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। अभी जो दूसरा सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम ना तुरंत एक्ट करता है, नर्वस सिस्टम बहुत ही फास्ट एक्ट करता है। अगर सपोज करो मुझे किसी चीज को कोई गर्म चीज को मैंने छुआ ना, मैं तुरंत अपना रिएक्शन वहां से हटा दूंगी, तुरंत वहां से नर्व्स के थ्रू मेरा सिग्नल जाएगा, और तुरंत मेरे हाथ को सिग्नल जाएगा, और मैंने तुरंत अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू मैंने इंस्टेंट में रिएक्शन दिया। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये थोड़ा सा जल्दी भी काम करते हैं, कुछ सेकंड से लेकर कुछ दिनों तक भी इनका असर लगा रहता है, क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, वो हॉर्मोन्स आपके ब्लड में आ रहे हैं, ब्लड से वो टारगेट सेल में जा रहे हैं, टारगेट सेल में जाके आपका एक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों सिस्टम अगर आपकी बॉडी में बैलेंस होगा, तो आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस है, कोई भी बीमारी हमें तब होती है जब हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस बिगड़ जाता है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स निकालते हैं, ब्लड रिपोर्ट में हम क्या देखते हैं कि कौन सी चीज बढ़ी हुई है या कौन सी चीज कम है। अगर वो अपने नॉर्मल रेंज में है तो हम कहते हैं हाँ हाँ ये ऑर्गन सही है। जब उसका होम्योस्टेसिस बिगड़ जाता है, शुगर कम है तो भी प्रॉब्लम है, शुगर ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, आपका टीएसएच कम है तो भी प्रॉब्लम है, टीएसएच ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, एएमएच हार्मोन लेडीज में बहुत कम है तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है तो पीसीओडी है। तो ऐसे कोई भी हार्मोन या कोई भी आपकी बॉडी में पैरामीटर, चाहे वो मिनरल हो, सोडियम हो, विटामिन हो, कोई भी पैरामीटर अगर अपने होम्योस्टेसिस में नहीं होता है तब जाकर हमें बीमारियां होती हैं। होम्योस्टेसिस सबको समझ में आया ना, होम्योस्टेसिस का मतलब कोई भी चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए, ऊपर जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, नीचे जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों सिस्टम हमें हेल्प करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर बैलेंस में रहे। शुगर बढ़े तो अपने आप बॉडी उसको कम कर सके, कम हो तो अपने आप बॉडी उसको बैलेंस कर सके। तो जब ये बैलेंस बॉडी का खराब हो जाता है तब जाके हमें बीमारियां होती हैं। तो इस सिस्टम में ये दोनों सिस्टम काम करते हैं। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एंड प्लीज इसके हॉर्मोन्स याद रखिएगा, हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। अब जैसे ये फोटो आप देखो, यही चीज मैंने अभी आपको बताई, हमारे हाथों में सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे मैंने कोई गर्म चीज छुई, मैंने तुरंत अपना यहाँ से सिग्नल, आपके यहाँ से सिग्नल आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए आपके ब्रेन तक पहुंचा, और तुरंत आपके ब्रेन ने आपको एक मैसेज भेजा कि तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लो। ये कितने सेकंड में हुआ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सारी चीजें हुई। उसी तरीके से हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। कुछ पेशेंट्स आपके पास आएंगे जो बोलेंगे मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है, तब आपको ये दिमाग में क्लिक करना होगा, ओके अगर इनको रात में नींद नहीं आ रही है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो हमें उनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपको मैं कुछ तरीके भी बताऊंगी जहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ये एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, आपका हार्ट बीट स्लो हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, आप रिलैक्स फील करने लगेंगे। ये आपको काम एंड रिलैक्स करता है और ये आपको अलर्ट करता है। तो कुछ लोगों का परमानेंटली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो उनका माइंड ना, सोते भी रहेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा, माइंड शांत नहीं हो पाता है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। ये हम नर्वस सिस्टम में बहुत ही डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। अब अगर मैं हॉर्मोन्स के बारे में अगर ओवरव्यू करती हूँ, अब यहाँ पे कुछ फोटोज मैंने डाले, अब इसको ध्यान से समझिए। ये आपका सिक्रेटिंग सेल है, मतलब ये वाला जो सेल है ये हॉर्मोन्स बनाता है। हॉर्मोन्स बना के कहां पे डालता है, आपके ब्लड में डालता है। तो हम जो भी ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं हम उसमें ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि कौन सा जो हार्मोन है वो बॉडी में हमारे कैसे काम कर रहा है।
ठीक है। अब वहां पे हॉर्मोन्स क्या हुआ, वो ब्लड में आपके चला गया। अब जैसे वो हार्मोन आपके ब्लड में गया, अब आप देख रहे हो इस फोटो में, जैसे ही अब हार्मोन ये आपके ब्लड में गया, अब ब्लड से जब जा रहा है तो ये देख रहा है क्या, यहाँ पे एक सेल है जिसके ऊपर ऐसे मेरा रिसेप्टर लगा हुआ है, मेरा एंटीना यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हार्मोन्स अपना एंटीना पहचान लेते हैं, तो वो हार्मोन जाएगा उस एंटीना के पास अटैच हो जाएगा, और जैसे अटैच होगा उसका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, अब ये वाला फोटो देखिए, नीचे वाला, यहाँ पे वो सेक्रेटिंग सेल है, ये क्या कर रहा है, अपना हार्मोन्स बना रहा है, हार्मोन्स बना के यहाँ पे अपने ब्लड में भेज दे रहा है। अब ये इसका टारगेट सेल है, टारगेट सेल पे आप देख रहे हो कितने सारे एंटीनास लगे हुए हैं, यहाँ पे वो हार्मोन आ रहा है, चिपक रहा है, अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो सेल है, ये सेल आप देख रहे हो, इसमें कोई भी आपके एंटीना नहीं लगे हुए हैं। तो ये सेल जब के पास हार्मोन आता है ना, तो वो सिग्नल रीड नहीं कर पा रहा है। जब वो सिग्नल रीड नहीं कर पाएगा तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इससे क्या समझ में आया कि हर एक सेल पे उसका पर्टिकुलर रिसेप्टर लगा होता है। ऐसा नहीं कि हार्मोन निकल रहा है वो कहीं पे भी जाके रिएक्ट कर रहा है, कहीं पे भी कुछ कर रहा है, नहीं, उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, जब वहां पे जाकर वो अटैच होगा तो ही वो अपना काम करेगा। तो हॉर्मोन्स क्या है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ हॉर्मोन्स बनाते हैं, ये ऐसे सेल्स हैं जो हॉर्मोन्स बनाते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा, सेल्यूलर मतलब बाहर, सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर जो लिक्विड है, तो सेल के बाहर जो लिक्विड है आपका ब्लड है, उसमें जाकर ये हार्मोन्स जो है वो आपका रिलीज कर रहे हैं। अब उसके बाद जो ब्लड है वो हार्मोन्स को कहां लेके जाता है, अपने टारगेट साइट पे लेके जाता है। और ये जो हार्मोन्स है फिर जाकर उस सेल में वो एक्टिविटी करते हैं जिसके लिए वो पैदा हुए हैं। तो ये हार्मोन्स जो है वो हमारा इस तरीके से काम करता है। जब यही हार्मोन्स आपकी बॉडी में बैलेंस नहीं होते हैं, तो हम देखेंगे जो हमारा हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो किस तरीके से कितने सारे हॉर्मोन्स की बीमारियां होती हैं वो हम उसमें देखेंगे। सारे तो कवर नहीं कर सकते, उसको कवर करने में शायद हमें 1 महीना लग जाए। जो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स वाली बीमारियां हैं वो हम उसमें देखने वाले हैं। अब आपने कभी कुछ लोगों को सुना है ये बोलते हुए कि स्टेरॉइड्स पे रखा था डॉक्टर ने, या ये बहुत जिम करता था तो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लेते थे, स्टेरॉइड्स खाते थे। ये कभी सुना है, स्टेरॉइड्स का नाम सुना है कभी, कि एक्सरसाइज करते हैं, सुना है ना स्टेरॉइड्स, हमने सुना है कि एक्सरसाइज करते थे तो स्टेरॉइड्स लेते थे। देन उसके बाद इनको इन्फ्लेमेशन था, इनको रोमेटोइड आर्थराइटिस था, तो इनको स्टेरॉइड्स के ऊपर रखा गया था। हमारे बहुत सारे जो स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं, या स्किन पे कुछ हमें चोट लगती है, या कुछ वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो वहां पे भी जो हमारी क्रीम होते हैं उसमें भी स्टेरॉइड्स होता है। तो ये स्टेरॉइड्स बेसिकली होते क्या, अब स्टेरॉइड्स को हम समझने वाले हैं। हमारी बॉडी में ना 2 से 3 तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं। पहले हम स्टेरॉइड्स को समझते हैं, स्टेरॉइड्स क्या होता है। स्टेरॉइड्स ऐसे ग्रुप के हॉर्मोन्स होते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होता है, मतलब स्टेरॉइड्स कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। आपने ये भी सुना होगा बहुत सारे लोगों को, जो हमने बहुत बार मैंने पढ़ाया भी है, कि कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे लोग होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन पे होते हैं। जब आप इसका पीछे का समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि जैसे कोई पेशेंट आए ना, उसका अगर डिसलिपिडेमिया है, मेडिकल टर्म्स पढ़ना समझना स्टार्ट करिए। अगर कोई पेशेंट आता है ना, डिसलिपिडेमिया है, अगर कोई पेशेंट आ रहा है जिसका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब्ड है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो आपको याद रखना, डिस बिगड़ा हुआ है, क्या बिगड़ा हुआ है, लिपिड बिगड़ा हुआ है। कहां पे बिगड़ा हुआ है, मिया, ब्लड में बिगड़ा हुआ है। हम ब्लड बोलते हैं ना, ब्लड को मिया कहते हैं। एनीमिया, खून की कमी। तो डिसलिपिडेमिया है, अगर उसको, अगर उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और वो हार्ट का पेशेंट है, तो डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट को किस में करेंगे, स्टैटिन पे रख देते हैं। स्टैटिन क्या करता है, इसका हमने पूरा एक फॉर्मूला पढ़ा था कि स्टैटिन जो है वो एचएमजी इनहिबिटर्स होता है। ये हमारी बॉडी में कुछ एक पाथवे है, एचएमजी पाथवे, उसको जाके इनहिबिट करता है, क्योंकि बॉडी का एक प्रोसेस है कोलेस्ट्रॉल बनाना। कोलेस्ट्रॉल क्यों जरूरी है वो अभी आपको मैं समझा रही हूँ स्टेरॉइड्स के माध्यम से। अब जब ये स्टैटिन इस पाथवे को बंद कर देता है तो कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल अगर बनना बंद हो जाएगा, तो हमारे जो स्टेरॉइड्स हार्मोन है, जो हमारी बॉडी के एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो बनते किससे हैं, उनका रॉ मटेरियल क्या है, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। तो आप जैसे ही आप स्टेरॉइड्स, आप जैसे ही आप कोलेस्ट्रॉल की लोअरिंग मेडिसिन लेते हैं, तो स्टेरॉइड्स का जो मेन रॉ मटेरियल है वो तो उधर ही बंद हो जाता है। तो स्टेरॉइड्स क्या है, स्टेरॉइड्स बेसिकली कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में 3 स्टेरॉइड्स ग्लैंड बनाते हैं। अभी हम तीनों ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। एक है एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा है टेस्टिस, और तीसरा है ओवरीज, और प्रेगनेंसी के दौरान प्लासेंटा भी बनाता है। तो अभी हम ये 3 ऑर्गन को ले रहे हैं।
एड्रीनल ग्लैंड कुछ हार्मोन्स बनाता है। एड्रीनल ग्लैंड भी हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन बनाता है, आगे हम देखेंगे। टेस्टिस क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जिससे जेंट्स में सारे मेल फीचर्स आते हैं और ये सब चीजें आती हैं। जो जेंट्स एक्सरसाइज के टाइम पे, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेते हैं। जब आप स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन बाहर से लेना स्टार्ट करते हो ना, तो बॉडी को लगता है कि ओके फाइन, जितना चाहिए तो उतना तो बाहर से आ रहा है, तो बॉडी आपका नेचुरल स्टेरॉइड प्रोडक्शन बंद कर देती है। ऐसे लोगों को आगे चलकर जब वो इंजेक्शन बंद करते हैं ना, तो उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी भी काम करते हैं, पेन रिलीफ भी देते हैं, बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स देते हैं। तो जब आप बाहर से स्टेरॉइड्स बंद करते हो तो बॉडी सडन शॉक में जाता है, क्योंकि बॉडी ने खुद का प्रोडक्शन कम कर दिया। क्योंकि बॉडी जब देख रही है क्योंकि बाहर से इतना आ रहा है तो मैं इतना बना के कहाँ रखूंगा, तो बॉडी खुद का प्रोडक्शन जो है वो वहीं पे बंद कर देती है अपना स्टेरॉइड्स बनाने का। तो जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, अगर मुझे इस स्लाइड को सिंपल में समझाना हो, स्टेरॉइड्स कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। किससे बनाती है? जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी प्रोड्यूस करती है, लिवर आपका कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं? एड्रीनल ग्लैंड यूज करके अपना कुछ हार्मोन्स बनाता है, स्टेरॉइड्स हार्मोन बनाता है, टेस्टिस बनाता है, ओवरीज बनाता है, ये सब बना के आपके स्टेरॉइड्स हार्मोन्स जो है, इनको हम स्टेरॉइड्स हार्मोन की कैटेगरी में रखेंगे। जो भी हमारे एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्लासेंटा जो बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे जो है हमारे, ये सारे आपके स्टेरॉइड्स हार्मोन की कैटेगरीज में आते हैं, जो हमारी बॉडी में फर्टिलिटी से लेकर, पेन से लेकर, हर एक चीज पे, हमारे इन्फ्लेमेशन से लेकर हर एक चीज पे स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो काम करते हैं। तो बॉडी हमारी खुद स्टेरॉइड हार्मोन बनाती है, लेकिन जब हम बाहर से उस चीज को लेना स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है ना, वो बिगड़ जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि हम क्या करें, आर्टिफिशियली उस चीज को बॉडी में बहा दे रहे हैं। अब यहाँ पे अब एक चीज ध्यान से समझो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, ये आपका टारगेट सेल है, इस पे एक रिसेप्टर बना हुआ है। अब आपका जब ये हार्मोन आता है तो यहाँ पे चिपक जाता है, उसके इसी लेयर पे, बाहर के लेयर पे ही चिपक जाता है, और अंदर कुछ रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और जिस हार्मोन जिस काम के लिए आया था वो हो जाता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सेल के अंदर चले जाते हैं। अब जब हमने आपको सेल पढ़ाया था ना, तो हमने आपको एक चीज पढ़ाया था कि सेल, हमारी बॉडी में जितने भी सेल है ना, उसकी जो बाहर की सेल मेम्ब्रेन है ना, ये लिपिड की बनी होती है, फैट की बनी होती है। तो जो हमारे वाटर सॉल्युबल जो हार्मोन्स हैं वो आते हैं तो वो बाहर ही रह जाते हैं, लेकिन जो हमारे फैट सॉल्युबल, अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये फैट है। तो जो हमारे स्टेरॉइड्स हार्मोन हैं वो बाहर नहीं काम करते, वो स्टेरॉइड्स हार्मोन डायरेक्टली इस लेयर को तोड़ते हुए, इस लेयर में घुलते हुए सेल्स के अंदर चले जाते हैं, और सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, उसमें जाके डायरेक्टली जीन्स को आपके हिट करते हैं। तो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स और नॉर्मल हार्मोन्स में यही डिफरेंस होता है कि जो स्टेरॉइड्स हार्मोन है, आप देख रहे हो ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ये डायरेक्टली हमारा जो साइटोप्लाज्म है ना, जो अंदर, जो सेल के अंदर इस वॉल को तोड़ता हुआ अंदर जाता है, यहाँ पे जो उसका रिसेप्टर लगा हुआ है उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो कॉम्प्लेक्स अंदर जाता है आपके जीन्स के अंदर, जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर जाके चेंजेस करता है। तो आपके जेनेटिक लेवल पे जाके स्टेरॉइड्स हार्मोन चेंजेस लाते हैं। तो सोचो, जब आप बाहर से कोई स्टेरॉइड्स हार्मोन ले रहे हो तो वो जेनेटिक लेवल पे आपकी कितना ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, अगर वो एक आर्टिफिशियल स्टेरॉइड हार्मोन है। तो ये चीज आपको भी डिफरेंस बताना जरूरी क्यों था, ताकि आपको इसकी सिवियरिटी पता चले कि जो हमारे दूसरे हार्मोन्स होते हैं वो आपके सेल के डोर पे ही खड़े रहते हैं, अंदर आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये आपका फैट का बना है और वो वाटर सॉल्युबल है, तो वो बाहर से जो करेंगे बाहर से करेंगे। लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल का बना है, फैट का बना है, तो उसके पास पावर होती है कि इसको तोड़कर अंदर जाके जो आपका न्यूक्लियस है, मतलब अगर मैं एक फ्लाइट में चढ़ूं तो मैं एज ए जनरल फ्लाइट के अटेंडेंट, मतलब एक जनरल फ्लाइट का जो पैसेंजर है, तो मुझे ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं कॉकपिट में घुस सकूं। मेरे पास क्या है फैसिलिटी कि हाँ, मैं फ्लाइट के अंदर घुसूंगी और अंदर आके सीट पे चुपचाप बैठ जाऊंगी, मैं को कॉकपिट में इसको नहीं उसको छेड़ सकती हूँ। लेकिन अगर मैं फ्लाइट की कोई मेंबर हुई तो मेरे पास इतनी अथॉरिटी होगी कि मैं अंदर खोल के एयर होस्टेस से मिलते हुए मैं कॉकपिट के अंदर चली जाऊं। तो अगर मैं कॉकपिट के अंदर चली जा सकती हूँ और मेरा दिमाग अगर खराब हुआ तो मैं फ्लाइट हाईजेक भी कर सकती हूँ। तो आप सोच रहे हैं कि मेरा, अगर मैं सिंपल हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं स्टेरॉइड कैटेगरी में हुई, जो डायरेक्टली हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, यही जब हाईजेक हो जाता है तो कैंसर सेल्स में भी कन्वर्ट हो जाता है।
तो अगर हमारा स्टेरॉइड हार्मोन जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसके पास इतनी पावर है कि वो सेल के अंदर घुस सकता है, और घुसना वहां पे भी नहीं, आपके घर के अंदर कोई घुस सकता है, लेकिन उसके पास इतनी अथॉरिटी कि आपके घर की तिजोरी तक घुसने की उसके पास पावर है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या आपके घर की तिजोरी है। तो अगर हम बाहर से स्टेरॉइड्स लेते हैं एनी फॉर्म, चाहे वो आप एपिडर्मल भी अपने बॉडी पे ऊपर भी आप लगा रहे हो या आप खा रहे हो, तो उसके पास कितना बड़ा पावर है आपकी बॉडी में जेनेटिक लेवल पे जाकर चेंज करने का, ये हमारे स्टेरॉइड्स हार्मोन की पावर होती है। तो अगर हमारी बॉडी खुद बना रही है, तो उसको पता है आपके घर के लोग हैं, आपकी तिजोरी क्या घर में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बाहर से अगर कोई अनजान आ रहा है, स्टेरॉइड हार्मोन कोई सिंथेटिक आ रहा है, तो सोचो वो हमारे घर में अनजान में आके कुछ भी कर सकता है, चोरी कर सकता है, उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टेरॉइड्स हार्मोन के पास इतना ज्यादा पावर होता है, इसीलिए बाहर से स्टेरॉइड्स हम अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जैसे ही आप विड्रॉ करोगे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ओवर तो नहीं गया? सिंपल लैंग्वेज में समझाया मैंने। ये आरए का तो मेन मेडिसिन ही होता है, आरए में आपको स्टेरॉइड्स दिया ही जाता है कंपलसरी। यस श्यामली जी, सीमा जी। तो आरए में तो जब आप ट्रीटमेंट लोगे ना आरए का, तो वहां पे ट्रीटमेंट ही आप अब सोचो, सुजाता जी, यहाँ पे मैं एक चीज बोलती हूँ। स्टेरॉइड्स का मेन ट्रीटमेंट है आपका, सॉरी आरए का मेन ट्रीटमेंट है, वहां पे आपको स्टेरॉइड्स दिया जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि क्या हो रहा है, आरए में आपकी बॉडी अपनी ही इम्यून सिस्टम जो है आपकी जॉइंट्स को अटैक कर रही है। अब जब जॉइंट्स को अटैक कर रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो हम वहां पे लीकी गट को सॉल्व नहीं कर रहे, हम वहां पे गट को हील नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रहा है ना, हम स्टेरॉइड से उसको हाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि स्टेरॉइड्स क्या कर रहा है हमारी बॉडी में, नेचुरली हमें इन्फ्लेमेशन से लड़ने में मदद कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बार बार स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। अब स्टेरॉइड्स भी कब तक दोगे आप, जिंदगी भर तो नहीं ले सकते हो। यस। तो यस, मेन पेन किलर्स, वही मैंने बोला ना, बॉडी में जो स्टेरॉइड्स बन रहा है नेचुरली, वो आपको पेन से रिलीफ दे रहा है, एंटी इन्फ्लेमेशन से रिलीफ दे रहा है, क्योंकि बॉडी उस पर काम कर रही है। लेकिन जब हम बाहर से पेन किलर्स ले रहे हैं, उसके भी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, बाहर से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उसके भी साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है, अभी आपने इसका रिजल्ट देखा, क्योंकि इसके पास पावर होती है सेल के अंदर घुस के ना, और सेल के बस अंदर नहीं, उसके न्यूक्लियस के अंदर घुस के उसके जीन्स में, जेनेटिक मेकअप में चेंज कर सकता है। इतना पावरफुल होता है हमारा स्टेरॉइड हार्मोन। इसीलिए बोला जाता है, जब भी आपको मजबूरी हो, ठीक है कुछ दिन लिया, बंद करो उसके बाद, क्योंकि आगे चल के स्टेरॉइड हार्मोन लंबे समय तक लेने में पेशेंट्स की बहुत ज्यादा बैंड बच जाती है, बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए स्टेरॉइड हार्मोन का ये टॉपिक मैंने यहाँ पे डाला, एक्चुअली ये आपके पार्ट नहीं था, ये बस आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से, वो कौन कौन से हार्मोन बनाते हैं, ये आपका बस पार्ट है। मैक्सिमम मुझे तो लग रहा है कि 50% में आपके मैं एडवांस ही चीजें डाल रही हूँ, ये सारा जो मैंने फंक्शनल मेडिसिन में सीखा है ना, उसके भी बहुत सारी चीजें मैं आपके इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मुझे वही लग रहा है कि कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझ में आया सबको? स्टेरॉइड्स हार्मोन क्या होते हैं, बॉडी कैसे प्रोड्यूस करती है, स्टेरॉइड्स हार्मोन हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं सीमा जी, कोई ग्रेटनेस नहीं, मुझे मजा आता है नई नई चीजें बताने में। और मुझे सच बताओ, मेरी एक आदत है, मैं कोई नई चीज देखती हूँ ना, अभी भी मैं बहुत सारी कोर्सेज कर रही हूँ, मुझे कोई नई चीज सीखती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में आता है, अच्छा ये वाला टॉपिक ना मैं अगली बार ये पढ़ाऊंगी तो उसमें ये डाल दूंगी। तो मैं हमेशा जो भी, मैं भी अगर कुछ नया सीखती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने के लिए उसी समय सोचती हूँ कि आप लोगों को बता दिया करूँ। चलो, अभी अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनो। 5 मिनट्स? सुजाता जी रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा डियर। यस यस, सिक्रेटेड सेल एंड टारगेटेड सेल अलग है इशक जी। सिक्रेटरी सेल मतलब जो हार्मोन्स बना रहा है, इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स, इसने हार्मोन्स बना लिया। अब इसने क्या किया, ये हार्मोन्स आपके ब्लड में डाल दिया। अब ये ब्लड से जब हार्मोन जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, एक सेल है जिसके ऊपर इसका रिसेप्टर लगा हुआ है, एक सेल है जिसके ऊपर रिसेप्टर नहीं लगा हुआ है। तो जब ये जाएगा, ये इसका टारगेट सेल है, ये इसका टारगेट सेल है, ये जाएगा यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये इसका टारगेट सेल है। प्लीज सुजाता जी थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी रिपीट करना ना, आज वैसी भी क्लास वो हुई है, और 8 से 10 ही मैं ले पाती हूँ, पहले का टाइम अलग था, 3 3 घंटे। अभी आरोही है तो उसका 10 बजे, वैसे वो 8 9 बजे तक सो जाती है, उसको मैंने एक हैबिट डाली है 9 बजे तक सोने की। तो 10 बजे तक मुझे कुछ भी करके उसके पास जाना होता है। तो अब यहाँ पे ये स्लाइड ध्यान से देखो।
कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट है। और आज जब डॉक्टर स्टैटिन दे रहे हैं और बहुत लंबे समय तक, मैं तो देख रही हूँ कि आज बहुत सारे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, हल्का सा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना तुरंत उनको स्टैटिन पे डाल दे रहे हैं, तुरंत कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन पे डाल दे रहे हैं। तो कितना खतरनाक हो सकता है एक पेशेंट के लिए। हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है ना, वो हर एक चीज का रॉ मटेरियल है। जो भी हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरॉन बन रहा है, अभी हम एल्डोस्टेरॉन देखेंगे क्या होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर में हेल्प करता है। इसका भी आप देख रहे हो, उसकी भी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, कोलेस्ट्रॉल से हो रही है। आपकी जो कॉर्टिजोल हार्मोन है, अगर आपका कॉर्टिजोल हार्मोन ही प्रॉपर नहीं बनेगा, हमारे दिमाग में क्या है, कॉर्टिजोल हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन नहीं, उसका भी रोल है। कॉर्टिजोल हार्मोन आपको सुबह उठने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमें डील करने में हेल्प करता है। कॉर्टिजोल हार्मोन भी किससे बना हुआ है, आपके कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। जो भी हमारे सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन है, एस्ट्रोन है, जो भी लेडीज की एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, वो सारे जो हार्मोन है उनकी शुरुआत कहां से हो रही है, कोलेस्ट्रॉल से हो रही है। तो कोलेस्ट्रॉल सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। और जब हम एक लोअरिंग मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो वो बंदा आगे चलकर तो अब देखो, हम उनको किस चीज देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना आ जाए, हार्ट की प्रॉब्लम ना आ जाए, एक काम करो आप स्टैटिन लेना स्टार्ट करो, हम उनको स्टैटिन दे देते हैं। वो पेशेंट अगर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेगा, किस तरीके से पेशेंट्स बनाए जा रहे हैं, अगर वो बंदा कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन लेना स्टार्ट करेगा तो उसका एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा। एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा तो क्या होगा, पूरा जो रास सिस्टम है जो आपके ब्लड प्रेशर मैनेज करता है, वो पूरा रास सिस्टम ही फेल होगा। धीरे धीरे बंदा हमेशा के ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन जाएगा, और आगे चल के जब ब्लड प्रेशर का पेशेंट बनेगा, आगे चलकर उसको हार्ट अटैक आ ही जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जब आप कम करते हो, हमारी बॉडी में एक CoQ10, ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और ये जब हमारी बॉडी में कम होता है, आपका हार्ट बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो सोचो, हम जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन ये बोल के दे रहे हैं कि ये आगे मेडिसिन आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, वो मेडिसिन इनडायरेक्टली आपकी कितनी सारी हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी है अपना दिमाग लगाओ और तब जाकर चीजों को फॉलो करो। अब अब ये जो है हार्मोन, हमारा स्टेरॉइड्स हार्मोन क्या होंगे, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका एल्डोस्टेरॉन क्या है, ये लिपिड सॉल्यूशन, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, या आपका नॉर्मल हार्मोन है। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्डोस्टेरॉन है, कॉर्टिजोल है, टेस्टोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, ये सब हार्मोन्स जो है वो किससे बने हुए, कोलेस्ट्रॉल से बने हुए। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक तरीके का फैट है, लिपिड है। तो ये सारे आपका फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। तो ये फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल क्या है, इसीलिए तो आपने एक चीज नोटिस किया, जितनी भी लेडीज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जाती हैं, या बहुत सारी लेडीज को हार्मोन्स के टैबलेट दिए जाते हैं अगर पीरियड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है, मैक्सिमम लेडीज में आगे चलकर कैंसर की ग्रोथ होने की चांसेस क्यों ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने भी हार्मोन रिलेटेड जो मेडिसिन दी जाती है वो नॉर्मली हार्मोन्स होते हैं। अब अगर हार्मोन्स होते हैं, तो वो हार्मोन्स का नेचर भी कहीं ना कहीं आपका लिपिड वाला ही होगा, क्योंकि स्टेरॉइड्स हार्मोन की कैटेगरीज में आ रहे हैं। ये क्या पावर रखते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाने की पावर रखते हैं। जब सेल के न्यूक्लियस अंदर जाने की पावर रखते हैं, तो अंदर जब जाते हैं तो जेनेटिक कोड चेंज हो जाता है। जब आपका जेनेटिक कोड चेंज हो जाता है, जो सेल को प्रोग्राम किया गया है कि एक लेवल पे आने के बाद सेल अपने आप डेथ हो जाएगा, एपोप्टोसिस, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, अब उसका जेनेटिक प्रोग्रामिंग अंदर चेंज हो गया है। अब वो सेल मर ही नहीं रहा है, वो सेल मर ही नहीं रहा है, वो सेल ओवर ग्रोथ करना स्टार्ट कर रहा है, और वो आगे चलकर कैंसर बन जा रहा है। इसीलिए तो HRT ट्रीटमेंट आगे चल के कैंसर कॉजिंग क्यों बनता है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि उन वो जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके पास पावर होती है, वो बाहर से नहीं, वो अंदर से घुस के जेनेटिक मटेरियल तक अंदर पेनिट्रेट करने की पावर रखते हैं। आई होप ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि स्टेरॉइड हार्मोन बाहर से लेना कितना खतरनाक हो सकता है, हार्मोनल सप्लीमेंट्स पे जाना कितना खतरनाक हो सकता है अगर हम लंबे समय तक उसको लेते हैं। इसीलिए बहुत सारी लेडीज को कैंसर होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन का मैंने आपको ऑलरेडी फंक्शन बता दिया है कि ये डिफ्यूज करता है कहां से, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये आपका स्टेरॉइड हार्मोन है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल का जो बाहर का होता है लाइनिंग, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आता है हार्मोन, अपना रिसेप्टर से टकराता है, अपना रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, तभी ये अंदर यहाँ पे अपने दोस्त से मिलता है, तभी ये अंदर जा सकता है। तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और जाके डीएनए से जाकर एक स्पेसिफिक साइट पे जाकर डीएनए के पास जुड़ जाता है, और एक नया प्रोटीन बनाने की क्षमता रखता है। तो इस तरीके से स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है। अब जो नॉन स्टेरॉइड्स हार्मोन हमारे होते हैं, ये अभी मैंने आपको पहले बता दिया, एक स्टेरॉइड्स हार्मोन हो गया, एक नॉन स्टेरॉइड्स हार्मोन हो गया। नॉन स्टेरॉइड्स हार्मोन हो गया, तो इसी थोड़ा कम करेंगे। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन जो हो गया, मतलब गर्मी लग रही है,
नॉन स्टेरॉइड जो हार्मोन हो गया वो क्या करता है आपके रिसेप्टर पे, ये आपके नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है, ये जाके कहाँ पे आप देख रहे हो, ये अंदर इसको जाने की परमिशन नहीं है, ये आपके रिसेप्टर पे ही जाकर यहाँ पे बाइंड कर गया, और जैसे ये बाइंड किया यहाँ पे एक एक्टिवेटेड एंजाइम हुआ, फिर अपना ये रिएक्शन जो है उसने स्टार्ट कर दिया। कम। तो ये डिफरेंस होता है स्टेरॉइड्स और नॉन स्टेरॉइड्स। सो नॉन स्टेरॉइड्स और स्टेरॉइड्स का फंक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गया कि स्टेरॉइड्स कैसे काम करता है, नॉन स्टेरॉइड्स कैसे काम करता है। नॉन स्टेरॉइड्स जो हार्मोन है, जैसे आपका इंसुलिन हो गया, हमने सुना है ना इंसुलिन जाके रिसेप्टर के साथ बाउंड करता है, जो इंसुलिन हो गया या ऐसी कोई हार्मोन हो गए जो आपके डोर से ही वापस हो जाए, डोर तक ही जाने की परमिशन है उनको, वो नॉन स्टेरॉइड्स है। और जो स्टेरॉइड्स है वो उनको परमिशन है सेल के न्यूक्लियस तक अंदर घुसने का। इतना समझ में आया सबको, यस और नो? स्टेरॉइड्स हार्मोन क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइड्स हार्मोन क्या होते हैं? अगर मैं एक डिफरेंस बनाऊं स्टेरॉइड्स हार्मोन और नॉन स्टेरॉइड्स हार्मोन, स्टेरॉइड्स हार्मोन कहाँ जाते हैं, आपके सेल के न्यूक्लियस तक अंदर घुसने की पावर रखते हैं। नॉन स्टेरॉइड्स हार्मोन कहाँ होते हैं, बस सेल मेम्ब्रेन तक इनका परमिशन होता है, बाहर टू डोर ही इनकी एंट्री होती है। दूसरा, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं तभी तो अंदर घुस पाते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारा किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है। और ये कहाँ पे है, ये अंदर नहीं घुस पाते, तो ये हमारा वाटर सॉल्युबल रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये हमारा दो डिफरेंस अगर मेरे को याद रखना हो स्टेरॉइड्स और नॉन स्टेरॉइड्स में, तो इसमें ये दो डिफरेंस जो है वो मैं याद रखूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है, स्टेरॉइड्स और नॉन स्टेरॉइड्स हार्मोन में क्या डिफरेंस है। अब हार्मोन के रिलीज के बारे में अगर हम बात करें, ये चीज ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस की हुई है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक हमने डिस्कस किया है कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाया आपका जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाया जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन आगे चलता है प्यूटिटरी के पास जाता है, प्यूटिटरी ग्लैंड क्या करती है, एफएसएच और एलएच बनाती है, या आप रट लो, आपके ओवरीज के पास जाता है और ओवरीज क्या करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन बनाता है। तब तक बनाता रहेगा, तब तक पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, जब तक जितना एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हमें जरूरत है, जब तक हमारा वो लेवल रीच नहीं हो जाता। जैसे ही वो लेवल हमारा रीच हो जाएगा, हमारा बॉडी एक सिग्नल भेजेगा किसके पास, एंटीरियर प्यूटिटरी के पास और हाइपोथैलेमस के पास, कि जितना हार्मोन चाहिए था उतना हार्मोन बन गया है, प्लीज आप अपने मैसेंजर्स, ये दोनों क्या है, मैसेंजर्स हैं, हार्मोन्स हैं, आप अपने मैसेंजर्स भेजना बंद करिए, हमें ऑर्डर देना बंद करिए, क्योंकि जितना हमें चाहिए था उतना हमारा काम बन चुका है। तो जब तक ये बन रहा है उसको हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं, और जब हमारी बॉडी के पास एक डेफिनेट क्वांटिटी हो जाती है कि अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो ये हमारी बॉडी को बैक सिग्नल भेज देता है, जिसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक आया कि जैसे हार्मोन रिलीज जो है हमारी बॉडी में एक अप्रोप्रिएट लेवल तक पहुंच जाता है, तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो वापस से अब उसको एक सिग्नल भेजते हैं कि ये जो है हार्मोन्स अब उसको बंद करो। उसको हमने बहुत ही डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक हमने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये हार्मोन कंट्रोल होता है हार्मोन का, कि कितना हार्मोन बनेगा, इसके भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना, कितना खाना घर में बनेगा इसका तो कंट्रोल होना चाहिए। अगर खाना हमारा कंट्रोल ही नहीं है, आपकी जो कुक है वो खाना बनाए जा रही बनाए जा रही बनाए जा रही, तो क्या होगा, बस चीजें वेस्ट ही होंगी, और जब वेस्ट होंगी तो बहुत सारा चीज प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका राशन खत्म हो जाएगा, आपके घर में बहुत सारा सामान बिखरा रहेगा, खाना बिखरा रहेगा, सड़ेगा, उसमें बदबू आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हार्मोन जो है हमारा कैसे कंट्रोल होता है, विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल होता है, ठीक है। अब हमारे ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो आपके हार्मोन रिलीज करता है, आपके एंटीरियर प्यूटिटरी पे, एंटीरियर प्यूटिटरी हार्मोन बनाता है और अलग अलग ऑर्गन्स को सिग्नल देता है। अभी हम इसको बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ है? यहां तक हमने कुछ चीजें क्या क्या पढ़ी हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, स्टेरॉइड्स हार्मोन क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइड्स हार्मोन क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, ये सारे टॉपिक समझ में आ गए, क्लियर समझ में आ गए? आगे बढ़े। सबको समझ में आया या ऊपर से जा रहे हैं? देखिए, मैं ना आप लोगों को जो डीडीएचएन का इजी टॉपिक है ना, वैसे मैं नहीं समझा रही, मैं आप लोगों को सच में बहुत ही एडवांस तरीके से समझा रही हूँ। तो आई होप किसी को ऊपर से नहीं जा रहा होगा, जा भी रहा है ना तो 10 बार लेक्चर अटेंड करो और सीखो ये सब चीजें। इतना टाइम लगा रहे हो तो सीखो, तो अच्छा ही सीखो, ठीक है।
आते हैं हमारे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। कौन कौन से मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में है, अब इसको हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। एक होता है पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। सिर से याद रखो, सिर में हमारे तीन ग्लैंड्स हो गए, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके नीचे आते हैं तो हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे, ये हमारा थायराइड ग्लैंड अगर है तो इसके पीछे चार पैराथायराइड ग्लैंड हो गए। वहीं पे हमारा, उसके नीचे हमारा थाइमस का ग्लैंड हो गया। किडनी के ऊपर हमारा एड्रीनल ग्लैंड हो गया। यहाँ पे हमारा पैंक्रियाज हो गया, फिर टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गया। तो मेजर जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं अभी ये हैं। अभी हम सबके हार्मोन्स देखने वाले हैं। और जब आप इसका पैथोलॉजी करोगे ना, तब आपको बहुत सारी डिजीजेस के बारे में पता चलेगा कि पीनियल ग्लैंड, अगर किसी का प्यूटिटरी ग्लैंड भी अगर डैमेज है तो किस तरीके से उसको प्रॉब्लम आ सकती है। हाइपोथैलेमस अगर डैमेज है तो किस तरीके से उसको प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस एंड प्यूटिटरी ग्लैंड को देखते हैं। हाइपोथैलेमस हमने बहुत बार देखा कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। ये आप देखो यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर का एरिया है ना, दिस इज योर हाइपोथैलेमस। ये जो एरिया है ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के नीचे ये जो आप एक लटका सा एरिया देख रहे हैं ना, एक स्टॉक टाइप का देख रहे हैं, ये है आपका प्यूटिटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये एक लिंक है आपके एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम के बीच। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन जो होता है, कोई भी सेल कम्युनिकेट करता है। आज ये पूरी दुनिया कम्युनिकेशन पे चल रही है। अगर कम्युनिकेशन टूट जाएगा, आप सोचो, आप सिंपल सा एग्जांपल, आज मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था तो मैं आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, तो इंटरनेट कितना ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेट करने के लिए। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कम्युनिकेशन जरूरी है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक जो लिंक है जो दोनों को कनेक्ट करता है, वो जो लिंक है वो है हमारा आपका हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हाइपोथैलेमस। अब जैसे बाहर से अगर सपोज करो आ, किसी डॉगी ने आपको आपके पीछे लग गया, कोई डॉगी आपके पीछे लग गया। अब जैसे कोई डॉगी आपके पीछे लगेगा, आप देखोगे कि आपकी हार्ट बीट जो है ना वो बहुत ज्यादा तेज हो रही है। हार्ट बीट तेज हो रही है, आपका जो आईलिड्स है वो ओपन हो जाएगा, आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगा, आप दौड़ने लगोगे, आपके सांसें चढ़ जाएंगी, आपका स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब कैसे हुआ? ये फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में होना स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बाद अगर हम सडन, अगर हम हर वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उस टाइम पे क्या हुआ? जब भी कोई स्ट्रेस होगा तो आपका कॉर्टिजोल बढ़ेगा। तो उस टाइम के लिए आपकी बॉडी ने कॉर्टिजोल बढ़ाया, ये इमिडिएटली बढ़ाया। लेकिन अगर हर वक्त हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, रात में सो नहीं रहे टाइम पे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, खाना खाने का कोई टाइम नहीं है, तो ये कॉर्टिजोल ना हमारा इंस्टेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में भी हमेशा अगर बढ़ा रह रहा है तो भी प्रॉब्लम होगी कॉर्टिजोल की। तो हमारा जो एंडोक्राइन, अगर हमें कुछ सडन कुछ सिग्नल मिलता है तो एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम तो तुरंत एक्ट करता ही है, लेकिन वो साथ में साथ आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी एक सिग्नल दे देता है कि भैया इमरजेंसी है, स्टार्ट हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। तो ये जो दो सिस्टम है ना, ये दूसरे का मिसिंग लिंक है आपका हाइपोथैलेमस। मतलब नर्वस सिस्टम अपना सिग्नल कहां से भेजता है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी हाइपोथैलेमस है। आपका जो दिमाग है उसमें बहुत सारे नर्व्स है, बहुत सारे नर्व्स हैं, बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, उन सबका एक कनेक्शन है। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से सिग्नल एक दूसरे के ऊपर कूदते हुए बॉडी में भागता है और विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में। तो जैसे कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया, जो यहाँ के न्यूरॉन्स हैं, उसने तुरंत अपना काम करना स्टार्ट किया, एक्शन स्टार्ट हो गया। लेकिन वहां से एक सिग्नल आपके हाइपोथैलेमस के ऊपर भी चला जाता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ ना कुछ होम्योस्टेसिस कम हुआ है, या कुछ हार्मोन्स की जरूरत है, या कुछ चीजों की जरूरत है, केमिकल मैसेंजर्स की जरूरत है, और वो हाइपोथैलेमस फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और वो हाइपोथैलेमस सबसे इंपॉर्टेंट लिंक होता है आपके नर्वस सिस्टम और आपके एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करने का। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये आपका है हाइपोथैलेमस, ये है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे ये जो लंबी सी चीज देख रहे हो ना, ये है आपका प्यूटिटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस डायरेक्टली आपके प्यूटिटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है। प्यूटिटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है एंटीरियर प्यूटिटरी, आगे की प्यूटिटरी, मतलब ये प्यूटिटरी ग्लैंड जो है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आगे की प्यूटिटरी होती है, एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड हम उसको बोलते हैं, और एक पोस्टीरियर जो पीछे की भाग की प्यूटिटरी होती है। हमारे मैक्सिमम जो हॉर्मोन्स है ना, वो आपके एंटीरियर प्यूटिटरी से, जो आगे की प्यूटिटरी है उससे, एंटीरियर प्यूटिटरी से बनते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक एक हॉर्मोन्स के नाम भी याद करने पड़ते हैं कि वो बॉडी के कौन से पार्ट से बना है, तभी जाकर हम प्रॉपर अच्छे से पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ध्यान से समझिएगा,
मैक्सिमम मेजर हॉर्मोन्स इधर से बनते हैं, 6 से 7 हॉर्मोन्स इधर से बनते हैं, लेकिन 2 हार्मोन आपका पोस्टीरियर प्यूटिट्री भी बनाता है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जब हमने मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो मेडिकल में ये वाले पार्ट से क्वेश्चन बहुत आता था। क्यों? हाइपोथैलेमस जो है वो अपना हार्मोन बनाता है और यहां पे लाकर एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 हार्मोन को यहां पे लाकर जमा कर देता है। आपका पोस्टीरियर प्यूटिट्री कभी भी हार्मोन बनाता नहीं है, बनाता नहीं है, ये बस डिस्चार्ज करने का काम करता है। पोस्टीरियर प्यूटिट्री में जो 2 हार्मोन बनते हैं वो हाइपोथैलेमस लाकर बना के यहाँ पे स्टोर करता है, और जब जरूरत होता है तो वो हार्मोन यहाँ से बनता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि कौन सा हार्मोन पोस्टीरियर प्यूटिट्री से निकलता है और कौन सा हार्मोन एंटीरियर प्यूटिट्री से निकलता है। एज अ पेशेंट वाइज हमें इतना रटने की जरूरत नहीं होती है, बस हमें हॉर्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए। बट एज अ डीडीएचएन स्टूडेंट्स एग्जाम पर्पज से यस, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, एंटीरियर से और प्रोसीडियर से। सब कुछ आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, अभी मैंने आपको बस कॉन्सेप्ट बताया है। तो ये हमारे पिट्यूटरी का ग्लैंड है, यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस है, यहाँ से हार्मोन बनाता है और आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पे जमा करता है, और जब जरूरत होती है तो यहाँ से आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकाल देता है। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन बनते हैं ना, वो यहीं से बनकर आते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, यहां से जो खाना जा रहा है डिलीवरी होके, ये किसी और के घर से आके बना हुआ यहाँ पे स्टोर है, लेकिन ये वाले किचन से जितना भी खाना बन के जा रहा है वो खुद सेल्फ मेड है, वहां से खुद से वो खाना बना हुआ है। ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको यहां से यहाँ ये रटने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं, अब यहां से ध्यान से समझो, एक एक हार्मोन का नाम याद रखना होगा। एक मिनट सर। ओके, सो अब यहां से ध्यान से समझो, हॉर्मोन्स के नाम सुन के प्लीज कोई डरना मत। ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन दे रही हूँ। हाइपोथैलेमस, यहाँ पे हो गया आपका प्यूटिटरी ग्लैंड। प्यूटिटरी ग्लैंड के हमारे 2 पार्ट हैं, अभी हम एंटीरियर प्यूटिटरी देख रहे हैं। एंटीरियर प्यूटिटरी, हाइपोथैलेमस एक केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब यहां से जीएचआरएच रिलीज जब होता है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले भाग से आपका ग्रोथ हार्मोन बनता है, और यही ग्रोथ हार्मोन आगे चलकर कहां पे काम करते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन बनते हैं और हमारी बोन बॉडी में जो लंबे हमारे बोन्स हैं, जो फीमर है, जो हमारे हाइट को बढ़ाता है और आपके जो मसल्स को बढ़ाता है, उसको जाके एक्टिवेट करता है, और उसको एक्टिवेट करने के बाद हमारा ग्रोथ बढ़ता है। जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि एक्सेस अगर ग्रोथ हार्मोन अगर आपका बढ़ जाए, तो आपने देखा है कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, जाइंट जैसे दिखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनकी हाइट कम होती है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमारी हाइट छोटी रह जाती है, और यही ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे हम हर एक हार्मोन का पैथोलॉजी भी हम देखेंगे। ओके सचिन, अभी मैंने आपको एक चीज क्या बताई कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस और प्यूटिटरी ग्लैंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। प्यूटिटरी ग्लैंड के 2 पार्ट हैं, प्यूटिटरी ग्लैंड का एक आगे वाला पार्ट है, एक पीछे वाला पार्ट है। अब हाइपोथैलेमस बनाता है GARH, ठीक है, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस जब देखता है कि ओके बच्चा अभी बढ़ने की एज में है, या अभी इसको हाइट बढ़ानी है, इसको अभी मसल्स बढ़ाने हैं, हमें वैसे भी ग्रोथ हार्मोन चाहिए ना, जब हम एक्सरसाइज करें हमारे मसल्स बढ़ने चाहिए। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है कि ओके बंदा बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, अभी जिम का उसने मेंबरशिप दिया है, उसको अपना हाइट बढ़ाना है, या बच्चा अभी है जो हाइट उसकी बढ़नी है, तो हाइपोथैलेमस अपना GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा और रिलीज करेगा। जैसे वो हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले भाग पे ये एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बनाएगा, आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे रिलीज करेगा। और जैसे ये ग्रोथ हार्मोन निकलेगा
तो इसका टारगेट सेल क्या है, यहाँ पे मैंने चार्ट दिया हुआ है। इसका टारगेट सेल कौन सा है, जो हमारी बॉडी में लंबी हड्डियां होती हैं, हमारी बॉडी में बड़े मसल्स होते हैं, उसको जाके ये टारगेट सेल जो हार्मोन है ना, उसके सेल्स पे जाके एक्ट करेगा और उसको स्टिमुलेट करेगा ताकि हाइट बढ़े, आपके मसल्स बढ़े। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन। अब ये क्या कहा जाएगा, आपकी जो लंबी लंबी हड्डियां हैं या आपके जो मसल्स हैं, उस पे जाके ये ग्रोथ हार्मोन एक्ट करेगा और आपकी जो हड्डियां हैं वो बढ़ाने में मदद करेगा, बच्चों की हाइट बढ़ाने में मदद करेगा, आपके मसल्स को बिल्डअप करने में मदद करेगा। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस ने जीएचआरएच निकाला, उसने जाके पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, तब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आगे वाला भाग है एंटीरियर पिट्यूटरी, उससे ग्रोथ हार्मोन निकला। वो ग्रोथ हार्मोन का जो टारगेट सेल है वो क्या है, आपकी हड्डियां और आपके बड़े मसल्स। समझ में आया इशक जी, ये वाला पहला वाला पॉइंट समझ में आया, सबको समझ में आया? ठीक है, ओके। अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, अब हम आते हैं जीएनआरएच पे। जीएनआरएच क्या होता है, अब अगेन सेम कहानी, हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो जीएनआरएच निकालेगा। जीएनआरएच का मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडो का मतलब गोनाड्स, जो क्या करते हैं आपके ओवरीज और टेस्टिस। तो ये ऐसे हार्मोन रिलीज कर रहा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो आपके आगे चलकर किस पे एक्ट करेंगे, आपकी ओवरीज और टेस्टिस पे। अगेन ये हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस से निकलेगा और कहां जाके एक्ट करेगा, आपके एंटीरियर प्यूटिटरी पे एक्ट करेगा। और एंटीरियर प्यूटिटरी पे जैसे ही एक्ट करेगा, एंटीरियर प्यूटिटरी क्या बनाएगा, एलएच एंड एफएसएच बनाएगा। अब ये एलएच और एफएसएच ओवरीज लेडीज में और जेंट्स का टेस्टिस पे जाके ये एक्ट करेगा, और जब ये इस पे एक्ट करेगा तो ओवरीज से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलेगा और जेंट्स से टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लिखा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या बनाएगा, आगे चलकर एफएसएच और एलएच बनाएगा, क्योंकि एंटीरियर प्यूटिटरी वो हार्मोन रिस्पॉन्स में निकाल रहा है। और वो कहाँ जाएगा, आपके गोनाड्स मतलब ओवरीज और टेस्टिस पे जाएगा। और मेल्स में एलएच जो होगा वो स्पर्म बनाने में मदद करेगा, एफएसएच जो होगा वो स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करेगा। एलएच में जो एलएच और एफएसएच है लेडीज में, वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मैनेज करेगा, आपके एग को रप्चर करेगा, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को हेल्प करेगा ग्रो करने में। ठीक है, तो ये हमारा साइकिल याद रखो। अभी मैंने एक बहुत अच्छी फोटो भी, हाँ यहाँ पे देखो, एक बहुत अच्छी फोटो भी मैंने इसीलिए डाली है यहाँ पे, कि आपका जो एंटीरियर प्यूटिटरी है वो क्या क्या हार्मोन बना रहा है। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे चार्ट में भी डाल दिया और फोटो में भी डाल दिया है। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाया आपके हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर प्यूटिटरी को आगे स्टिमुलेट किया, एंटीरियर प्यूटिटरी ने एफएसएच और एलएच बनाया, और वो जाके उसका टारगेट सेल कहाँ है, इफेक्ट कहाँ हो रहा है, गोनाड्स पे हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एफएसएच और एलएच का टारगेट ऑर्गन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए गोनाड्स है। जीएचआरएच का टारगेट सेल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन है तो कहाँ पे ग्रोथ होगा, हड्डियों और मसल्स में ग्रोथ होगा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पे, जिसको हम सीआरएच बोलते हैं। अब ये सेम चीज होगा, हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा, सीआरएच बनाएगा, सीआरएच बनाएगा। अब वो जो सीआरएच है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो जाकर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाएगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बनाएगा, एसीटीएच हम बोलते हैं। ये एसीटीएच हार्मोन आपके कहां पे एक्ट करेगा, आपके एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा। और एड्रीनल ग्लैंड से क्या निकलेगा, आपका कॉर्टिजोल निकलेगा। जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं और हमारी बॉडी में लगातार बहुत दिनों से स्ट्रेस है, या हमें स्ट्रेसफुल कंडीशन में ज्यादा है, तब ये वाला हार्मोन निकलना स्टार्ट हो रहा है। और जब आपका कॉर्टिजोल निकलेगा, ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को भी करेगा। ये उतना हमारा, उतना उसमें हम ध्यान नहीं देते, लेकिन एड्रीनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं एड्रीनल ग्लैंड बताती हूँ कि क्यों लेडीज में एड्रीनल ग्लैंड इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, तो ये सेम चीज है, ये आपकी पिट्यूटरी पे हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा तो ये बनेगा, और ये जाके अपने टारगेट ऑडियंस पे काम करेगा। सेम टीआरएच बनेगा, आपका हाइड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इस ये जाकर आपका थायराइड पे एक्ट करेगा, आपका टीएसएच बनेगा, टीएसएच जाकर क्या करेगा, टी3 एंड टी4 पे बनाएगा। अगेन डोपामिन, डोपामिन अब देखो, लेडीज में प्रोलेक्टिन का हार्मोन तब हाई होना चाहिए जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही है। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है तो क्या होगा, हार्मोन जो प्रोलेक्टिन का होगा वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोलेक्टिन का हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है तो आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। तो आपका जब डोपामिन, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामिन बनेगा, और डोपामिन जाके आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को सेक्रेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलेक्टिन बनाएगा, प्रोलेक्टिन जाके ब्रेस्ट टिश्यू पे जाके एक्ट करेगा और ब्रेस्ट को बनाने में मदद करता है।
प्रोलैक्टिन बनाने में मदद करता है और ऑक्सीटोसिन उसको निकालने में मदद करता है, सिक्रीट करने में मदद करता है, बाहर करने में मदद करता है। तो इसको आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। मेन है आपका ये ग्रोथ हार्मोन रट लो, गोनाडोट्रोपिन वाला ये रट लो, और सिंपल याद रखो कि स्ट्रेस के लिए कॉर्टिजोल जो है वो हमारा एड्रिनल ग्लैंड निकालता है। ये सब यहाँ पे ये रटने की जरूरत नहीं है। तीसरा, टीआरएच और टीएसएच कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है हाइड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाता है, वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड जब स्टिमुलेट होता है तो T3 T4 बनाता है। सेम चीज आपका प्रोलैक्टिन जो है वो आपके मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये जितने भी हार्मोन है, ये सारे के सारे जो आपको मैंने हार्मोन बताए, ये कहां से निकल रहे हैं? आपके एंटीरियर प्यूटिट्री से निकल रहे हैं। दो ही हार्मोन होता है जो आपके पोस्टीरियर प्यूटिट्री से निकलता है, और वो जो दो हार्मोन होता है वो हार्मोन बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस वो हार्मोन बनाता है और स्टोर कर देता है आपके पोस्टीरियर प्यूटिट्री पे। और जब भी हमें उसकी जरूरत होती है ना, तब वो हाइपोथैलेमस जब सिग्नल देता है, तब वो दो हार्मोन निकलता है और आपके ब्लड में चला जाता है। और ये दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। लेडीज में ये हार्मोन कब मदद करता है? जब लेडीज की डिलीवरी हो रही होती है। जब लेडीज की डिलीवरी हो रही होती है तो उसको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन बॉडी में दिया जाता है, जिससे क्या होता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं तो बच्चा बाहर आता है। और वो ऑक्सीटोसिन का जो हार्मोन है वो भी एक लो लेवल पे चाहिए बॉडी में, तभी जाकर ब्रेस्ट मिल्क जो बना हुआ है, प्रोलैक्टिन ने जो ब्रेस्ट मिल्क बनाया है, उसको बाहर निकालने के लिए हमें ऑक्सीटोसिन की जरूरत होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। जब हम अपने लव वंस को हक करते हैं, अपने बच्चों को हक करते हैं, तो हमारी बॉडी खुश होती है, बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये भी हमें चाहिए होता है, बट कितनी मात्रा में चाहिए वो हमारी सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। दूसरी चीज, वेसोप्रेसिन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मैंने बहुत बार एक बीमारी के बारे में बोला है, डायबिटीज इंसिपिडस। ऐसे डायबिटीज इंसिपिडस कुछ केसेस होते हैं जहां पे बहुत यूरिन बनता है, 5 लीटर 6 लीटर ऐसे यूरिन, मतलब बंदा भागे जा रहा है बस यूरिन के चक्कर में। क्यों? उसका जो ये वेसोप्रेसिन है ना, वो हार्मोन ढंग से वर्क नहीं करता है। तो ये, इसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। एंटी डायरेटिक मतलब जो यूरिन बन रहा है उसको रोकने का काम करता है। हमारी बॉडी दिन भर में 200 लीटर्स आप समझ लो यूरिन बनाती है, लेकिन उसमें से बस एक 1.5, जो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो इसको हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे, इस 200 लीटर्स जो फिल्ट्रेट बनता है ना, उसमें से बस 1.5 से 2 ही लीटर हम यूरिन पास करते हैं। वापस से वो सारा यूरिन जो फिल्ट्रेट जो बना है वो वापस से आपकी बॉडी अब्सॉर्व कर लेती है, और ये हार्मोन करता है, उसको हेल्प करता है। जब ये हार्मोन आपका नहीं बनता है ना, तो बंदा यूरिन पे यूरिन पास किए जा रहा है, बहुत ज्यादा यूरिन पास करता है, और उसको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है वो उसको डिस्टर्ब हो जाता है। तो वेसोप्रेसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से भी रिलेटेड है। अब एक चीज ध्यान से समझिए, जो लोग ऑरिकुलर कर रहे हैं, जिन्होंने सुजोग वगैरह किया हुआ है, हमने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के, जो ब्रेन के पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को जरूर प्रेस करिए। अगर कोई बंदा आ रहा है, सपोज किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, आप उसके हार्ट के पॉइंट्स को प्रेस कर रहे हो। आप, चलो हमने ये भी पढ़ लिया कि बीपी हमारी बॉडी में 5 ऑर्गन्स कंट्रोल कर रहे हैं। आपका एड्रिनल ग्लैंड भी कर रहा है, लंग्स भी कर रहा है, लिवर भी कर रहा है, किडनी भी कर रहा है, 5 ऑर्गन्स मिलकर उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि उसका बॉस कौन बैठा है ऊपर? उसका बॉस कौन है? उसके बॉस जो पिट्यूटरी ग्लैंड और आपका जो हाइपोथैलेमस है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। तो अगर उन सब चीजों के साथ आप उनके ये भी पॉइंट्स को प्रेस करते हो, तो आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हो पेशेंट्स का। क्योंकि सारा जो कंट्रोलिंग है ना, वो सारा कंट्रोलिंग कहां से हो रहा है? ये सारा कंट्रोलिंग यहां से हो रहा है। तो हाइपोथैलेमस जो है उसका जो सिग्नल है, हाइपोथैलेमस जो है वो दो हार्मोन बनाता है आपके प्यूटिट्री पोस्टीरियर में, प्यूटिट्री में। ये दो हार्मोन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? आपके यूट्रिन के मसल्स को आपके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद कर रहा है और दूध रिलीज करने में मदद कर रहा है। और एडीएच क्या कर रहा है? आपकी किडनी के ट्यूब्यूल्स पे काम कर रहा है। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इसका बेनिफिट देखेंगे कि किस तरीके से एडीएच हेल्प करता है। और आपके आगे के सेल्स में इतने सारे सेल्स बन रहे हैं, आगे के जो एंड सॉरी आपका जो एंटीरियर प्यूटिट्री है उससे इतने सारे हार्मोन्स बन रहे हैं।
आपका थायराइड का भी हार्मोन बन रहा है, एसीटीएच जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, एलएच और एफएसएच जो आपके टेस्टिस एंड ओवरीज पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन जो आपके एंटायर बॉडी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में ग्रोथ होना चाहिए, हाथ बढ़ रहा है पैर नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो आपकी मेमोरी ग्लैंड पे काम कर रहा है, और एंडोर्फिन्स जो है जो आपके दिमाग पे काम कर रहे हैं। ये पेन रिलीवर होते हैं, जैसे हम पेन किलर्स खाते हैं ना, हमारी बॉडी खुद से अपना नेचुरल पेन किलर्स भी बनाती है, जिसको हम एंडोफिन्स बोलते हैं। तो एंडोर्फिन्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पेन किलर का काम करते हैं। तो जो आपकी बॉडी का जो हार्मोन लेवल बैलेंस होगा तो आपकी बॉडी खुद से पेन किलर्स भी बनाती है। तो अगर मैं एक ब्रीफ करूं, इन सब चीजों का एक ब्रीफ करूं, तो ये मैं कह सकती हूँ कि हमारा जो प्यूटिटरी ग्लैंड है वो हमारा दो पार्ट में, हम उसको कह सकते हैं कि हम प्यूटिटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा प्यूटिटरी ग्लैंड का जो आगे वाला पार्ट है एंटीरियर प्यूटिटरी है, और एक पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर प्यूटिटरी। ठीक है। एंटीरियर प्यूटिटरी और पोस्टीरियर प्यूटिटरी, या जो पूरा प्यूटिटरी ग्लैंड है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जीएनआरएच और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां से जो कंट्रोल इस पे जा रहा है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ना, प्यूटिटरी ग्लैंड के जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो आपको नाम रखना जरूरी है। तो प्यूटिटरी ग्लैंड के आगे वाले पार्ट से बहुत सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है जो आपकी ग्रोथ को बढ़ाने में मदद कर रहा है। थायराइड हार्मोन टीएसएच रिलीज हो रहा है जो आपके थायराइड में टी3 एंड टी4 पे काम कर रहा है, ये आपकी पूरी बॉडी पे काम कर रहा है। उसके बाद उसके बाद और कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं बताओ जल्दी जल्दी मुझे। और कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं याद करो। आपका एड्रिनल ग्लैंड पे भी काम कर रहा है एसीटीएच, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड पे काम कर रहा है। उसके बाद आपका एफएसएच एंड टीएसएच भी काम कर रहा है। एफएसएच एंड एलएच भी आपका काम कर रहा है, ये भी आपके गोनैड्स पे काम कर रहा है। यस। ये आपका एफएसएच, ये मत याद करो, टेस्टोस्टेरॉन नहीं। ये वाला स्लाइड याद रखो, टेस्टोस्टेरॉन नहीं याद रखना है हमें। ये वाला जो स्लाइड है ना, बस ये याद रखो। ये देखो, ये वाला जो स्लाइड है ना, ये बस याद रखो। एंटीरियर पिट्यूटरी से, आगे वाले पिट्यूटरी से, एक तो थायराइड के लिए टीएसएच निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा कॉर्टिसोल बनाएगा उसके लिए एसीटीएच निकलता है, टेस्टिस एंड ओवरीज के लिए एफएसएच निकलता है, ग्रोथ के लिए ये निकलता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन निकलता है, और पेन किलर्स के लिए हमारा एंडोर्फिन्स निकलता है। और आपका जो हाइपोथैलेमस है वो दो हार्मोन्स बनाता है, और अपनी सिक्योरिटी के लिए उसको ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जमा कर देता है, जो हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। तो दो हार्मोन आपके पीछे वाले भाग से निकलते हैं, और 6 हार्मोन्स आपके आप आगे वाले भाग से निकलते हैं। जो आपका पहला वाला पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन्स निकलते हैं, और आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपके 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है। ये नाम आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा हार्मोन आपकी पिट्यूटरी के कौन से पार्ट से निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा थायराइड ग्लैंड को हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है, जिसके एक दो लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। ये आपका जो ट्रैकिया है ना उसको क्रॉस करता है, मतलब आप ये समझो थायराइड ग्लैंड उसको रैप करके रखता है। थायराइड ग्लैंड के पीछे हमारा पैराथायराइड ग्लैंड होता है। तो थायराइड ग्लैंड पे कौन कौन एक्ट करता है? हाइपोथैलेमस टीआरएच बनाता है, टीआरएच आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड पर टीएसएच बनाता है। टीएसएच जब बनाता है तो वो थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है, तब थायराइड ग्लैंड टी3 एंड टी4 बनाता है। ठीक है, ये हमारा सिग्नल है। अब अगर हम जब मैं इसका आपको पैथोलॉजी पढ़ाऊंगी ना, तो मैं इसके कुछ मार्कर्स बताऊंगी। जो मैंने देखा है 99% डॉक्टर्स जो थायराइड की मेडिसिन, थायराइड का जो टेस्ट करवाते हैं ना, उसमें बस टीएसएच देते हैं। ये गलत टेस्ट है। टीएसएच के बेसिस पे आप पेशेंट को नहीं ट्रीट कर सकते हो। तो कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने वो भी मैं आपको पैथोलॉजी में आपको मैं बताऊंगी। ठीक है। तो थायराइड जो है वो मेजर मेटाबॉलिक हार्मोन है, इसीलिए तो लोगों का अगर थायराइड डिस्टर्ब होता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं उन लोगों को। तो थायराइड में दो हार्मोन बनते हैं, टी3 टी4, और एक और हार्मोन बनता है कैल्सीटोनिन। तो थायराइड का जो हार्मोन है वो आपके 3 हार्मोन्स बनाता है, टी3 टी4 एंड कैल्सीटोनिन, ये 3 हार्मोन्स बनाता है। जिसमें टी3 जो है वो एक्टिव थायराइड हार्मोन होते हैं, और जो टी4 होते हैं वो इनएक्टिव थायराइड हार्मोन होते हैं। तो यह आपका जो इनएक्टिव है वो एक्टिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड हमारे ये 3 हार्मोन्स बनाते हैं। अब एक कैल्सीटोनिन क्या होता है? कैल्सीटोनिन हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक फोटो है शायद,
जब भी हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम होता है, जब भी हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, तो उस अब ये समझ लो, कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन। अब आपके ब्लड में, जैसे आपके ब्लड में सपोज करो आपने सप्लीमेंट लिया या आपने रागी की चपाती खाई या कुछ भी चीजें, कैल्शियम आपके बॉडी में गया, जैसी बॉडी देखता है कि ब्लड में कैल्शियम का एक लेवल है, उतना होना ही चाहिए, वो नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जैसे कैल्शियम का लेवल अपने लेवल के हिसाब से बढ़ जाता है, थायराइड क्या करता है, कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। और कैल्सिटोनिन क्या हेल्प करता है, ये कैल्सिटोनिन इस कैल्शियम को क्या करता है, ला के आपकी हड्डियों में जमा करने का काम करता है। ये कैल्शियम लाएगा कैल्सिटोनिन और अपने अंडर में लाकर आपकी हड्डियों में जमा करने का काम करता है। लेकिन जैसे आपकी बॉडी में ब्लड ये बॉडी ये देखता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ना कम हो गया है, कैल्शियम का लेवल कम हो गया है, तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी में जो पैराथायराइड हार्मोन है ना, वो एक्ट करना स्टार्ट करता है और हड्डियों से वापस वो कैल्शियम लाके आपकी बॉडी में ब्लड में डालने का काम करता है। तो इसीलिए जब बहुत सारे लोग थायराइड की मेडिकेशंस बहुत लंबे समय तक खाते हैं ना, तो उनकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर होना स्टार्ट होती हैं। और आप मैक्सिमम लेडीज को देखोगे, जैसे वो 50-60s में पहुंचेंगी और बहुत सालों से कैल्शियम की थायराइड की मेडिसिन ले रही है ना, उनको आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस 100% होना कंपलसरी हो जाता है। क्यों? जैसे जैसे आप बाहर की थायराइड की मेडिसिन ले रहे हो, तो थायराइड की मेडिसिन में क्या है, थायराइड की मेडिसिन में T4 है। T4 काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि T4 कभी काम ही नहीं करता। आपकी बॉडी 95% T4 बना रही है, 5% ही T3 बना रही है जो एक्टिव फॉर्म में है। तो T4 तो काम ही नहीं कर रहा है। अब अगर हमारी बॉडी T4 बना रही है भर भर के, तो जब T4 अगर अच्छे से बन रहा है तो बॉडी उसको कन्वर्ट कर लेगी। लेकिन अगर बॉडी उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही है और अब आप डाल भी रहे हो T4 ही, तो T4 तो कन्वर्ट होगा तभी तो काम करेगा। तो T4 बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके लिए बहुत सारी लेडीज में क्या हो रहा है, जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो श्रिंक करना स्टार्ट कर रहा है। फिर आपके डोजेस बढ़ाते जाते हो, तो जितना थायराइड ग्लैंड कैल्शियम कम होना स्टार्ट होता है, कैल्सिटोनिन का लेवल कम होना स्टार्ट होता है, हड्डियों में कैल्शियम डिपोजिशन कम हो जाता है और आगे चल के जो पेशेंट है वो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट जो होते हैं वो कंपलसरी देखने को मिलता है। 12.5 mcg बहुत कम है नेहा जी, कोशिश करो डाइट से उसको ठीक करने के लिए, जितना हो सकता है थायराइड की मेडिकेशन से दूर रहो। जो थायराइड का मैं पैथोलॉजी बताऊंगी ना, तो उसमें कुछ टेस्ट भी बताऊंगी, कुछ एंटीबॉडीज के टेस्ट भी बताऊंगी, एक बार वो भी करवा लो सेफ साइड के लिए, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम किस चीज पे, रूट कॉज पे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड में मुझे क्या याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड एक बटर शेप्ड ऑर्गन है जो हमारे गले के पास होता है। वो दो हार्मोन बनाता है, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन, तीन हॉर्मोन्स बनाता है। आपके ब्रीदिंग से लेकर, हार्ट रेट से लेकर, पीरियड से लेकर, वेट से लेकर, डाइजेशन से लेकर, मूड से लेकर, हर एक चीज थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। तो थायराइड ग्लैंड बैलेंस रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, आपकी हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट करना स्टार्ट करता है। तो जो आप बहुत लंबे समय तक कैल्शियम के मेडिसिन, थायराइड के मेडिसिन पे रहते हो, तो आपका कैल्सिटोनिन का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाता है और प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इसका उल्टा काम करता है आपका पैराथायराइड हार्मोन, वो हम आगे देखते हैं। अब आते हैं हम एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बार सेशन लिया था, आई गेस पीएमसी में लिया था शायद, एड्रीनल फटीग के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज जिस तरीके से हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हमारा एड्रीनल फटीग हो जा रहा है। एड्रीनल ग्लैंड, और स्पेशली जितनी भी लेडीज है, याद रखिए, जब हमारा मेनोपॉज होता है, अभी तो हमारे ओवरीज चलो एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं, एस्ट्रोजन हमारी जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो फीमेल के लिए एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी ओवरी शट डाउन हो जाती है, अभी आपका मेनोपॉज पॉज हो गया है, ओवरीज के एग खत्म हो चुके हैं, ओवरी शट डाउन हो चुकी है, शट डाउन के बाद आपका एड्रीनल ग्लैंड आपका उसका काम टेक ओवर कर लेता है। पहले की लेडीज में आप देखो, पहले की लेडीज में, अभी एक बंदी ने वैसे क्वेश्चन भी पूछा, एक मिनट, एक मिनट, ओके, एक लेडी ने पूछा कि मैम आजकल की लेडीज को इतना मेनोपॉज क्यों देखने को मिल रहा है? आजकल की लेडीज देखो, मतलब उनको मूड स्विंग्स हो गया, हॉट फ्लैशेस हो गए, इतना मेनोपॉज, पहले के जमाने में मेनोपॉज क्यों नहीं होता था? मेनोपॉज होता था, मतलब इतने मेनोपॉजल सिम्टम्स क्यों नहीं देखने को मिलते थे? मम्मी दादी को तो मैंने कभी नहीं देखा कि उनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आज इस तरीके से बात कर रहे हैं। अभी क्यों इतना चीजें देखी गई? उसका एक बहुत बड़ा कारण है अभी हमारी लाइफस्टाइल। रात में रात रात भर मोबाइल पे लगे रहना,
अपने हॉर्मोन्स का मतलब स्ट्रेस होना, काम का स्ट्रेस है, बहुत सारी लेडीज हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, घर पे भी कर रहे हैं, बच्चा भी संभाल रहे हैं, ऊपर से फिर रात रात मोबाइल पे हैं, गैजेट्स पे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस का जो लेवल है वो 24/7 बढ़ा हुआ है। पहले क्या होता था, जब हम बंदर की उसमें जब हम थे उस टाइम पे, तो हम क्या होते थे, पेड़ों पे रहते थे, तो हमें बस एक ही डर रहता था कि जानवर ना खा ले। अभी हमें 10 तरीके की टेंशन है, बिजनेस की टेंशन है, घर की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, बहुत सारी टेंशन है, जिसकी वजह से हमारा 24/7 हमारा कॉर्टिजोल लेवल जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो कॉर्टिजोल कौन बना रहा है? कॉर्टिजोल हार्मोन हमारा आपका अड्रीनल ग्लैंड बना रहा है। तो जिस हार्मोन को हम, जिस ऑर्गन पे हम 24/7 अगर प्रेशर बना के रखेंगे, तो कभी ना कभी तो वो ग्लैंड जो है वो फटीग में जाएगा, थकावट में जाएगा। इसी वजह से आज लेडीज में अड्रीनल फटीग मेनोपॉज होने से 10-15 साल पहले ही हो जा रहा है। काम के वजह से, मोबाइल फोन के यूजेस की वजह से, सोने का टाइम नहीं होने की वजह से आपके एड्रिनल ग्लैंड जो मेनोपॉज के बाद अपना टेक ओवर करने वाले थे, वो तो पहले फटीग हो चुके हैं, वो तो पहले बेचारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से आज लेडीज में मेनोपॉजल सिम्टम्स ज्यादा देखा जा रहा है। तो जितनी भी यहाँ पे लेडीज हैं जिनके अभी मेनोपॉज नहीं आए हैं, अभी से अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करना स्टार्ट करिए, अभी से अपने एड्रिनल ग्लैंड को रिपेयर करना स्टार्ट करिए, अच्छा फूड लेना स्टार्ट करिए। आपके अच्छे डाइट लेने से आपके एक ऑर्गन्स अच्छे हो सकते हैं और आपको भी मेनोपॉजल सिम्टम्स कभी नहीं आएंगे जो आज लोगों में देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर एक छोटा सा एड्रिनल, किडनी के ऊपर एक एडिशनल ग्लैंड होता है, किडनी के ऊपर एक टोपी लगी होती है जो हॉर्मोन्स बनाती है, जो बहुत सारे काम करता है। आपका खाना डाइजेस्ट करने से लेकर, आपके जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करने से लेकर, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से लेकर। रास सिस्टम में हमने देखा था ना किस तरीके से आपका एड्रिनल ग्लैंड भी एल्डोस्टेरॉन बनाता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। आपके स्ट्रेस से रिलेटेड लेकर आपके सेक्स हार्मोन्स, आपका जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन है वो भी आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो भी बनाता है। तो आपका एड्रिनल ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये फोटो से आपको याद रखना है, ये जो फोटो है इसमें एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, ये भी याद करना पड़ेगा। एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहर का पार्ट है उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर का जो पार्ट होता है उसको एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं। जब भी हमें सडन कुछ रिएक्शन होता है ना, जैसे सपोज करो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपके पीछे कोई जानवर लग जाए तो आपका तुरंत हार्ट बीट तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो सिग्नल है आपके नर्वस सिस्टम से, वो सिग्नल कहां पे जाएगा? आपके एंडोक्राइन सिस्टम पे जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम तुरंत वो सिग्नल आपके एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला पे जाएगा और मेड्यूला आपका एपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करेगा जो तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन करेगा और आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आप दौड़ने लगोगे, आप वहां पे भागोगे, आप खुद को बचाओगे, आप एक फ्लाइट या फाइट मोड पे आ जाओगे। तो ये इंस्टेंट हुआ। उसके बाद आपका ये सारी चीजें, ये सारे जो हार्मोन्स हैं वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में बढ़ते हैं। तो ये जो आपके हार्मोन्स है, एल्डोस्टेरॉन जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ये बाहर की लेयर बना रही है, बीच की लेयर आपकी कॉर्टिजोल हार्मोन बना रही है, अंदर की जो लेयर है वो आपकी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बना रही है। मतलब कहने का क्या है, आपको ये सब याद नहीं रखना है कि कौन सा लेयर कौन सा हार्मोन बना रहा है, बट आपके जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है कॉर्टिजोल जो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, आपका एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, आपके सेक्स हार्मोन्स है, इन सारे हार्मोन्स को बनाने में एड्रिनल ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जब हम अपने एड्रिनल ग्लैंड को बहुत ज्यादा थका देते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर में, स्ट्रेस में डालते हैं, तो ये एड्रिनल फटीग में चला जाता है और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम फ्यूचर में होने से, जो होने वाली थी, उसको हम पहले ही इन्वाइट कर लेते हैं। फिर हम बोलते हैं क्यों मुझे इतने मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं, या क्यों मुझे मेरा डाइजेशन सही नहीं है, क्यों मेरा इम्यून रिस्पॉन्स सही नहीं है, क्यों मेरा स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिजोल लेवल हमेशा बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही एड्रिनल फटीग बॉडी में कर लिया है। तो एड्रिनल ग्लैंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है। तो जब आप किसी को कैस्टर पैक बोलते हो ना अपने किडनी वाले एरिया में लगाने के लिए, तो किडनी वाले एरिया में जब आप कैस्टर पैक लगाते हो तो वो आपके एड्रिनल ग्लैंड को भी रिपेयर करता है, उसमें अगर कुछ इन्फ्लेमेशन है तो उसमें भी हेल्प करता है। जब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ना, तो हर एक ग्लैंड के लिए कौन सा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपके टॉपिक में डाला है, जो एक्चुअली डीडीएचएन का पार्ट वो भी नहीं है, लेकिन वो भी मैंने एडिशनल डाला है, क्योंकि डीडीएचएन में बस आपको विटामिन ए क्या है, कहाँ पे मिलता है वो बताया गया, लेकिन कौन से ऑर्गन के लिए क्या है वो भी मैं, ये मेरा फंक्शनल मेडिसिन का पार्ट था, तो वो भी कुछ कुछ पार्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। वही मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं टाइम पे खत्म कर पाऊंगी कि नहीं, जितने जिस तरीके से मैं ऐड कर रही हूँ चीजों को। ये चीज मैंने यहाँ पे डाल दी है। आपके कौन कौन से हॉर्मोन्स कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, कौन कौन सा हार्मोन बन रहा है, ये सारे हॉर्मोन्स जो है ये आपके सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और आपके एड्रिनल ग्लैंड उस पर काम करता है। अब
ये चीज तो ऑलरेडी मैंने समझा दी। अब हम आते हैं पैंक्रियाटिक सेल्स पे। अब पैंक्रियाटिक जो सेल्स है, ये दो तरीके के हार्मोन्स बना रहा है, इंसुलिन बना रहा है और ग्लूकागॉन बना रहा है। उसके साथ साथ पैंक्रियास को मीजोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों? कोई बता सकता है पैंक्रियास को मीजोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला जाता है? भव्या मैम ने लास्ट टाइम बताया था जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही थी। पैंक्रियास को मीजोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला जाता है? किसी को खुद को अनम्यूट करके बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मीजोक्राइन ग्लैंड्स क्यों बोला जाता है? बाइल सिक्रीशन। रंजन जी, पैनक्रियास बाइल सिक्रीशन नहीं करता है। बाइल सिक्रीशन कौन करता है फिर? बाइल सिक्रीशन कौन करता है? प्लीज कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। लिवर करता है। तो पैनक्रियास को मीजोक्राइन ग्लैंड्स क्यों बोला जाता है? पैनक्रियास को मीजोक्राइन ग्लैंड्स इसलिए बोला जाता है, ये तो मुझे पता चल गया, चलो लिवर होता है, लेकिन क्यों बोला जाता है पैनक्रियास को मीजोक्राइन ग्लैंड्स? किसी को नहीं पता, तभी किसी ने अपना माइक ऑन नहीं किया। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, यस, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों काम करता है। वेरी गुड। चलो बताती हूँ। पैनक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो हॉर्मोन्स आपके ब्लड में भी छोड़ता है और आपके ग्लैंड में भी छोड़ता है। मतलब ये आपका, सपोज करो ये आपका पैनक्रियास है। पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन बनाते हैं और आपके ब्लड स्ट्रीम में लाकर छोड़ते हैं। लेकिन पैनक्रियास के जो सेल्स होते हैं, पैनक्रियास जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूसेस भी बनाता है। ये पैनक्रियाटिक जूसेस आपके ब्लड में नहीं जाते हैं, ये पैनक्रियाटिक जूसेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर आपका जो आपका ग्लूकोज है उसको भी डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन है उसको भी डाइजेस्ट करेगा, फैट है उसको भी डाइजेस्ट करेगा। तो ये दोनों काम कर रहा है, मीजोक्राइन काम कर रहा है, ये एंडोक्राइन भी काम कर रहा है, हॉर्मोन्स बना रहा है, ब्लड में भी छोड़ रहा है। ये एक्सोक्राइन भी काम कर रहा है, ये कुछ जूसेस बना रहा है और आपके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जगह उसमें भी छोड़ रहा है। तो पैनक्रियास को इसीलिए हम मीजोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, ये दोनों ही काम करता है। ठीक है। तो पैनक्रियास क्या है? इसको हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, मीजोक्राइन मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसमें एक चीज जगह होती है, इसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसका जो बीटा सेल है, ये देखो, ये हमारे बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स होते हैं जो ग्लूकागॉन बनाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट में काम करते हैं। अब यहाँ पे जो डेल्टा सेल्स है और ये सब है, ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप बीटा और अल्फा और बीटा पे रहो, क्योंकि ये आपको आपके सिलेबस में। इंसुलिन क्या करता है? जब भी हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन जाकर उसको कम करता है। इंसुलिन जाकर उसको कम करता है। जब भी हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल किसी भी कारण से कम अगर हो जाता है, तब अल्फा सेल आपका ग्लूकागॉन बनाता है और वो जो लिवर में स्टोर्ड है शुगर ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो लाकर आपके ब्लड में छोड़ देता है। तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है? शुगर लेवल बढ़ाने का काम करता है। और इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल कम करने का काम करता है। तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करते हैं। जैसे देखते हैं कि ओके शुगर बढ़ गया है तो चलो इंसुलिन अपना काम करो, इंसुलिन क्या करता है? सेल्स में भर देता है। अब बोलता है वो कि शुगर कम हो गया, तो ग्लूकागॉन आता है और शुगर को बढ़ाने का काम करता है। कहां से? आपके लिवर से निकालेगा, वहां से शुगर बढ़ाने का काम करता है। तो ये आपके पैनक्रियाटिक सेल्स जो होते हैं वो इस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे वो सेम चीज है, ये आपके पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, इसमें ये। अब आप देखो डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है, ये वाली आप फोटो देखो, इसमें ये जो लाइट ब्लू कलर के ये सब क्या है? उसके बीटा सेल्स हैं। डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी की वजह से आपकी ही जो बॉडी है वो आपके ही बीटा सेल्स को मार रही है। जब मार रही है तो क्या हुआ? ये बीटा सेल्स मरते जा रहे हैं। जब ये बीटा सेल्स मरते जा रहे हैं तो ये बीटा सेल्स ही तो इंसुलिन बनाएंगे। तो जब आपका इंसुलिन का लेवल ड्रॉप कर जाता है तो क्या होता है? हमें बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत होती है। तो ये भी पॉसिबल हो जाता है जब आपका बीटा सेल डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तब हम जाके टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं वो हम हो जाते हैं।
ये जो भी आपको मैंने ग्लूकागॉन और वो सारी चीजें बताई, वो सेम चीज है यहाँ पे। जैसे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन क्या करता है, आपका जो शुगर है वो आपके सेल्स में घुसने में मदद करता है। जब आपका शुगर का लेवल जो होता है वो जब अगर आपका डाउन हो जाता है तो ग्लूकागॉन बनता है, और ग्लूकागॉन आपके लिवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करके फिर से आपके शुगर को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कौन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं अपने पीनियल ग्लैंड पे। पीनियल ग्लैंड क्या है, इसको तीसरी आंख भी बोला जाता है। पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन का सेक्रेशन करता है। मेलाटोनिन, ये सब आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। मेलाटोनिन बनाता है जिससे हमारा जो स्लीप एंड वेकअप साइकिल है वो स्टैब्लिश होने में मदद को मिलता है। तो पीनियल ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्लीप डिस्टर्ब है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे एक समरी दिया हुआ है। हाइपोथैलेमस जो है वो इतनी सारी चीजें रिलीज करता है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इतने सारी चीजें रिलीज करता है। अब यहाँ पे देखो, हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन लिखा हुआ है, और यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बना रहा है लेकिन स्टोर आके आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बना रहा है और यहाँ पे जाके स्टोर्ड हो रहा है, यहाँ पे बना नहीं रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कभी भी कोई हार्मोन नहीं बनाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास दो हार्मोन है, लेकिन वो हाइपोथैलेमस ने अपना बना के रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे पीनियल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो पीनियल ग्लैंड में बस मेलाटोनिन हार्मोन बनता है। जब हम सुबह धूप में जाते हैं, हमारी आंखों पे जब रोशनी पड़ती है तो वो हमारे दिमाग के सिग्नल को एक्टिवेट करती है। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, हमारी बॉडी में जो सेरोटोनिन का लेवल है वो इंक्रीज होता है। उसके बेसिस पे रात में मेलाटोनिन का सेक्रेशन इन्वॉल्व होता है, और हमारा जो स्लीप साइकिल है वो आपका बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अगला जो हमारा ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस का ग्लैंड। हाइपोथैलेमस नहीं, थाइमस का ग्लैंड, जो हमारे स्टर्नम, ये आप देख रहे हो, ये आपके स्टर्नम के पीछे वाले साइड पे, यहाँ पे आपका स्टर्नम है ना, यहाँ पे आगे की हड्डी है, उसके पीछे वाले साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे आपका स्टर्नम होता है, जो इन्फेंट्स और चाइल्ड में ना सबसे ज्यादा बड़ा होता है। और जैसे बच्चा आगे बढ़ा होता है उसका वो कम हो जाता है। वो उसमें उसमें क्या होता है, एट्रोफी होता है कि हाइपरट्रॉफी होता है। हाइपोथैलेमस का श्रिंक होना क्या है, एट्रोफी है कि हाइपरट्रॉफी है? हाइपोथैलेमस में हाइपरट्रॉफी होती है कि एट्रॉफी होती है कि हाइपरप्लासिया होता है? ओके, चलो, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। एट्रॉफी है। जो थैलेमस है वो बड़ा रहता है, फिर उसके बाद वो श्रिंक कर जाता है, मतलब उसके सेल्स जो होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। तो एट्रॉफी, ए अपना ट्रॉफी दे दे, याद है मैंने बताया था, तो ट्रॉफी दे दे, तो उसमें हाइपोथैलेमस में एट्रॉफी हो जाती है। ठीक है। तो ये आपके बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में होता है। अब यहाँ पे आपको थाइमस में क्या याद रखना है, थाइमस भी एक तरीके का हार्मोन रिलीज करता है। और थाइमस ग्लैंड क्या है, जो आपके जब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो आपके थाइमस ग्लैंड में जाते हैं, और वहां से स्पेशल ट्रेनिंग लेकर टी सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। एक नॉर्मल पुलिस का ऑफिसर अगर कमांडो की ट्रेनिंग लेके आ जाए तो उसको सोचो कितना ज्यादा उसके पास पावर आ जाएगा। तो आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो आपके बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो आपके थाइमस के उसमें जाते हैं, थाइमस ग्लैंड में जाते हैं, और स्पेशली टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि थाइमस से रिटर्न आ रहे हैं, थाइमस से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, तो टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये टी सेल्स के पावर पास होता है, कैंसर के सेल को भी किल करने का पावर होता है, इतनी सारी वो ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो थाइमस जो होता है, थाइमोसिन जो होता है, तो टी सेल्स हमारी बॉडी में मेच्योरिटी तक बहुत अच्छे से बन जाते हैं। जब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो ये थाइमोसिन क्या करता है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को मेच्योर करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे लिम्फोसाइट, जिनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जब आपके थाइमस ग्लैंड के अंदर जाते हैं तो एक स्पेशल ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं, जो टी सेल में कन्वर्ट होकर निकलते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए थाइमोसिन हेल्प करता है। अब हम अपने लास्ट उस पे आते हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस। ये दो हॉर्मोन्स जो हैं, ग्लैंड्स जो हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस। तो जो एस्ट्रोजेन है, एस्ट्रोजेन कौन कौन प्रोड्यूस करता है, हमारे जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं, जो हमारे फॉलिकल्स हो रहे हैं, वो भी हमारे ओवरीज जो है वो भी हमारे एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी चीज, हमारे जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, आवाज पतली होना, चेहरे पे बाल नहीं होना, ये सब चीजें जो हमारी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका एस्ट्रोजन बनाता है। उसके बाद आपके जो एग है, आपका जो फर्टिलाइज एग है, उसको प्रिपेयर होने में आपका एस्ट्रोजन हेल्प करता है। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हेल्प करता है, ब्रेस्ट प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन में भी एस्ट्रोजन हेल्प करता है, क्योंकि ये सारे आपके फीमेल हार्मोन्स है।
उसी तरीके से प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में मदद करता है। मैंने आपको पहले भी ये सारी चीजें बताई हुई, इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। जब एग रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद जैसी एग ये बाहर निकलता है, ये जो चीज बच जाती है दैट इज योर कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, जब तक प्लासेंटा डेवलप ना हो जाए बच्चे का। जैसे प्लासेंटा डेवलप हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और प्लासेंटा आगे चलकर आपकी प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करता है। ठीक है। और एस्ट्रोजन पे काम करता है ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपका बैलेंस रखने में, आपके पीरियड्स की जो लाइनिंग होती है, आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, उसको मेंटेन रखने में प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर अच्छा रहेगा तो बच्चा जो है वो यूट्रस में जाकर बहुत ही आसानी से इम्प्लांट होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन आपके प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है। अब टेस्टिस के बारे में बताएं तो टेस्टिस के बारे में हम सबको पता है, टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरॉन बनाता है, जिसकी वजह से मेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेल में ग्रोथ होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो लेडी से ज्यादा मस्कुलर होती है क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरॉन होता है। और जेंट्स में मसल्स इसलिए भी बनते हैं क्योंकि जेंट्स में टेस्टोस्टेरॉन होता है। टेस्टोस्टेरॉन आपके मसल्स डेवलपमेंट में हेल्प करता है और स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये टेस्टिस है, ये भी आपका एक ग्लैंड है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। कौन सा? टेस्टिस, जो आपका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है वो प्रोड्यूस करता है। बट अभी मैंने आपको बताया कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं। अब आपको मैंने भी जितने भी हार्मोन्स बताए, जितने भी ऑर्गन्स बताए, आपने एक चीज नोटिस की, इनमें से जितने भी हार्मोन्स हैं सबको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। आपका हाइपोथैलेमस जब प्यूटिट्री को कंट्रोल करता है तभी जाकर प्यूटिट्री जो है आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट कर रही है, तभी प्यूटिट्री आपकी अलग अलग ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर रही है, मतलब ये दोनों उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जिनके ऊपर हाइपोथैलेमस या प्यूटिट्री का कंट्रोल नहीं है, वो खुद अपने हॉर्मोन्स बनाते हैं और खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं, जो सिचुएशन है उनको काम करवा रही है। जैसे पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, किडनीज, हार्ट, ये भी कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स बना रहे हैं, लेकिन ये आपके पार्ट नहीं है, बस मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन ये मैं आपको दे रही हूँ, इसके लिए मैंने कुछ चार्ट डाला है। आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, स्टमक जो है, स्टमक के जो सेल्स हैं वो गैस्ट्रिन बनाते हैं, ये सब आपको रटना नहीं है, बस इतना याद रखिए, ये HCl के प्रोडक्शन में, हाइड्रोक्लोरिक प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये वाला हार्मोन। सेक्रेटिन है जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है, जिसका टारगेट ऑडियंस कौन होता है? पैनक्रियाज। ये क्या करता है? आपके पैनक्रियाज को बोलता है कि सेक्रेट जो आप अल्कलाइन जूसेस है वो प्रोड्यूस करो। उसके बाद CCK बनता है, ये भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है, और ये आपके पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर को एक सिग्नल देता है कि चलो फैट आया है खाने में, बाइल निकालो। फिर उसके बाद आपके GIP बनते हैं, ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको सिंपल ये इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि ऑर्गन्स जो है हमारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स वो तो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, बट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, आपका स्टमक भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, आपका किडनी रेनिन, बहुत बार पढ़ाया है ना, किडनी जो होता है वो रेनिन बनाता है। जैसी किडनी देखता है कि उसके पास जो ब्लड आ रहा है उसका प्रेशर कम है, तो किडनी तुरंत रेनिन बनाता है, और वो रेनिन जाता है, आपका लिवर ने जो एंजियोटेंसिन बनाया है उसके ऊपर एक्ट करता है, इसको कन्वर्ट करता है। फिर आपका जो लंग्स है उसने एस बनाया है, ये इसको कन्वर्ट करता है, ये जाके एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है, एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरॉन बनाता है। एल्डोस्टेरॉन आपके किडनी को जाकर बोलता है कि ज्यादा यूरिन में पानी मत बहाओ, बाहर मत निकालो। आपके ब्लड वेसल्स को बोलता है कि आप ना थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो जाओ, थोड़ा सा दब जाओ। तो जैसे ये पाइप दबेगी, जैसे आपके ब्लड वेसल्स थोड़े से कंस्ट्रिक्ट होंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पानी अगर बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं होता है, उनका ये रास सिस्टम जो होता है ना, या जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा ही बढ़ा रहता है, उनका ये रास सिस्टम जो होता है ना वो ओवर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो हमारे और भी ऑर्गन्स बना रहे हैं, लेकिन जैसे किडनी भी, जो किडनी भी तो ये बना रहा है, हॉर्मोन्स अलग अलग चीजें बना रहे हैं, आपका ये भी बना रहा है, लंग्स भी बना रहा है, लेकिन ये आपका प्यूटिट्री या हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं कर रहा, ये सिचुएशन के हिसाब से ये सारे हॉर्मोन्स बन रहे हैं। ठीक है। ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं आपके, हाइपोथैलेमस, प्यूटिट्री ग्लैंड, पैराथायरॉइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैंक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस, सबका नाम दिया हुआ है। और वो कौन सा हार्मोन बना रहा है इस चार्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, तो अगर आप इस चार्ट को भी पढ़ लोगे ना तो भी आपको बहुत सारे हार्मोन्स के नाम याद हो जाएंगे, और कौन कौन से हार्मोन्स पे ये बना रहा है वो भी याद हो जाएगा। यहाँ पे सारा एक चार्ट मैंने यहाँ पे समरी डाल दी है।
पोस्टीरियर प्यूटिटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, मैंने बताया ना, पोस्टीरियर प्यूटिटरी जो है वो पीछे है, वो कुछ काम ही नहीं करता, आलसी है वो, पोस्टीरियर तो पीछे पड़ा हुआ है ना बेचारा, पोस्टीरियर प्यूटिटरी कोई काम ही नहीं करता है। क्यों? इसको हाइपोथैलेमस अपने जाके दो हार्मोन दे देता है। तो कौन से हार्मोन है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन के। एडीएच क्या करता है? आपकी किडनी से वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। एंटीरियर प्यूटिटरी बहुत काम का है, इसीलिए बड़ा बेटा इसको आगे कर दिया है कि जाओ तुम ज्यादा काम करते हो, तुम काम करो। तो ये क्या करता है? ग्रोथ को भी बढ़ा रहा है, मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है, आपके फॉलिकल को भी स्टिमुलेट कर रहा है, एग को भी रप्चर कर रहा है, थायराइड पे भी काम कर रहा है, कॉर्टिसोल का लेवल भी हैंडल कर रहा है। पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन बनाता है, जो आपके स्लीप और वेक साइकिल को हेल्प करता है। थाइमस जो ग्लैंड है ये भी कुछ हॉर्मोन्स बनाता है। थाइमस जो ग्लैंड है इसका नाम है थाइमोसिन। ये क्या करता है? आपका जो टी सेल है उसको बढ़ाने में मदद करता है, उसको कमांडो ट्रेनिंग देने में मदद करता है। थायराइड ग्लैंड आपके कैल्सिटोनिन T3 एंड T4 को बनाता है। पैराथायराइड ग्लैंड में आपको पीटीएच हार्मोन बनाता है, जो आपके कैल्शियम लेवल जो आपकी बॉडी में कम है अगर ब्लड में, तो आपकी हड्डियों से कैल्शियम लेवल बढ़ाने में मदद करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स दो हार्मोन बनाता है, कॉर्टिजोल एंड एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? आपके बीपी में मदद करता है, आपकी किडनीज को रेगुलेट करता है। कॉर्टिजोल आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कॉर्टिजोल आपके ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्लस आपके स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जब भी कोई पेशेंट है जिनका कॉर्टिजोल लेवल बहुत बढ़ा हुआ है ना, यहाँ पे कुछ लोग समझ में आ रहा होगा ब्लड शुगर लेवल मैम क्यों बोल रही है। अगर कोई पेशेंट है जिसका कॉर्टिज, आप देखोगे शुगर लेवल कंट्रोल ही नहीं हो रहा, आप कुछ भी करें कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कॉर्टिजोल जो है ना वो इनडायरेक्टली आपके शुगर लेवल को हैम्पर करता है। तो अगर किसी का कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसका शुगर लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट है कॉर्टेक्स, दूसरा पार्ट है मेड्यूला। मेड्यूला जो है ये क्या करता है? आपके नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। मैंने बताया ना एड्रिनल ग्लैंड का जो अंदर वाला पार्ट है मेड्यूला, ये आपका जैसी कुछ सडन रिएक्शन हुआ जिसमें हमें इमीडिएट रिएक्शन चाहिए। आपने कभी पिक्चरों में देखा है किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है तो हॉस्पिटल जाता है तो उसको एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन उसके हार्ट में यहाँ पे डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो इंस्टेंट रिएक्शन देता है, तुरंत काम करता है। तो ये जो आप एपिनेफ्रिन देख रहे हैं ना, इसी के इंजेक्शन दिए जाते हैं लोगों को। ये तुरंत आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम के साथ एक लिंक बनाता है और तुरंत बंदे का हार्ट बीट जो है वो तेज कर देता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो हमें तुरंत उसका हार्ट बीट तेज करना है, तो हमें एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। देन पैंक्रियाज क्या कर रहा है? आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन बना रहा है। ओवरीज क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बना रहा है। टेस्टिस क्या कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन बना रहा है। ये चार्ट से इजी हो जाएगा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना, ये चार्ट स्पेशली आपके लिए बनाया है। तो ये चार्ट से समझ में आ जाएगा ना सबको, कौन सा ग्लैंड किस पे काम कर रहा है, क्या उसका हार्मोनल प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ। तो ये चार्ट अगर आपने रट लिया एग्जाम के टाइम पे, तो आपका पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है। और ये चार्ट अगर आपको समझ में आएगा तभी आप इसका पैथोलॉजी समझ पाओगे। अगर मैंने एड्रिनल कॉर्टेक्स बोला तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है, पैंक्रियास से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई गेस दिस इज द लास्ट स्लाइड। हाँ, अब अगला जो स्लाइड होगा, अगला जो क्लास होगा वो हमारा पैथोफिजियोलॉजी पैथोलॉजी होगा एंडोक्राइन सिस्टम का। और उस दिन मैं एंडोक्राइन सिस्टम की पैथोलॉजी और मस्कोस्केलेटन की भी पैथोलॉजी अभी बची हुई है, तो मस्कोस्केलेटन की पैथोलॉजी में लूंगी। और सिस्टम में अभी आपका एक लिम्फेटिक सिस्टम बचा हुआ है, एक नर्वस सिस्टम बचा हुआ है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बचा हुआ है, और आई गेस सारे सिस्टम हो चुके हैं, और कोई सिस्टम नहीं बचा है, यही सारे सिस्टम बचे हुए हैं। और सबका पैथोलॉजी बचा हुआ है। टोटल 11 सिस्टम है, एक बार मैं चेक कर लूंगी कौन सा सिस्टम बचा हुआ है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो टोटल 11 सिस्टम है जो हम पढ़ने वाले हैं, और सबका मैंने एडिशनल आपको पैथोलॉजी पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो सबके प्रॉपर नोट्स बनाइए। और हम भी आपको यहाँ पे आपके नोट्स भी बन रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, नोट्स ऑलरेडी बने हुए लेकिन मैं हर टॉपिक में एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दे रही हूँ, तो वो भी हम नोट्स में ऐड कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम, यस 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 यस, इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इम्यून सिस्टम। ये चार मेजर सिस्टम अभी हमारे बचे हुए हैं, ये चार मेजर सिस्टम अभी हमारे बचे हुए हैं। और पैथोफिजियोलॉजी हमारा दो सिस्टम का भी बचा हुआ है, एंडोक्राइन सिस्टम और मस्कोस्केलेटन। तो अगला जो ट्रेनिंग होगा उसमें हम पैथोलॉजी पढ़ लेंगे, और उसके बाद ये चार सिस्टम है और चार सिस्टम के चार वो क्लासेस है। तो मेरा टारगेट है कि जून एंड में मुझे पूरा ये कंप्लीट करना है, क्योंकि जुलाई और अगस्त हमारे पास 2 महीने रहेंगे, और उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। तो आज का सिस्टम, आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। आज बहुत मुश्किल से क्लास ली गई है, तो आई होप थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया, और ये चार्ट आप याद रखो और प्लीज नोट्स बनाओ।
नोट्स बनाओगे तो भी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इसको मैंने बहुत एडवांस किया है। रिप्रोडक्शन की पैथोलॉजी बचाया ना इशक जी, पिछले क्लास में रिप्रोडक्शन की पैथोलॉजी बताया, उसका मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है। जेंट से रिलेटेड सारी बीमारियां, एंडोमेट्रियोसिस का वीडियो दिखाया था, बीपीएच दिखाया था, जो आपके प्रोस्टेट में हाइपरप्लेसिया हो जाता है, सारा कुछ आपको मैंने बताया हुआ है। आप जाकर चेक करो, रिप्रोडक्शन की पैथोलॉजी मैंने अपलोड भी कर दी है, रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है ना उसी के नीचे अपलोड। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना भूल गई। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, अभी बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हमारे सारी चीजें हमारे टीचेबल पे हैं, अभी हमारी सारी चीजें हमारे टीचेबल पे हैं। क्या हो गया? आ, पता नहीं ये काम क्यों नहीं कर रहा, ट्रेनिंग खत्म होते ही काम करना बंद कर दिया। चलो मेरी बातें ध्यान से सुन लो। कुछ दिनों में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, वो चेंजेस हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं। अभी हमारे सारे जो कोर्सेज है ना वो हम टीचेबल पे अपलोड करते हैं। टीचेबल अभी तक का सबसे महंगा जो प्लेटफॉर्म है टीचेबल है। हर साल हमें उसका लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए हर साल हमें उसको रिन्यू कराने में लगता है, उसका जो बिजनेस पैकेज है उसको रिन्यू कराने में लगता है, जिसकी वजह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी वो पे करना पड़ रहा है, उनको भी वो पे करना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हमारा लास्ट 1 साल से टीचेबल चल रहा था। तो अभी अगर हम टीचेबल से इस साल कंटिन्यू करते हैं तो स्टूडेंट्स को भी रिन्यू कॉस्ट जो है, जो रिन्यूअल के चार्जेस है वो भी उनको पे करने पड़ जाते। तो आपने जितने भी कोर्सेज लिए हैं सबके आपको रिन्यू चार्जेस पे करने पड़ जाते। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मेजर चेंज किया है, अभी हम लोगों ने अपना खुद का ही एलएमएस डिजाइन कर लिया है, और उसी के पीछे अभी कल भी दिन भर हम उसी में लगे हुए थे, पूरा उसका डिजाइनिंग हो चुका है। और अभी जो हमने एलएमएस डिजाइन किया है उसमें आपको कभी भी कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, वो रिन्यूअल चार्जेस आपका नल हो जाएगा, आपके जो भी कोर्सेज है वो आपके लाइफ टाइम के कोर्सेज रहेंगे। तो उस पे अभी हमने आपको स्विच करना है, तो उसके लिए अभी आपको कल परसों में मंडे को उसका मैं आपको डेमो दिखा दूंगी कि कैसे आपको अपने कोर्सेज, तो हमने जितने भी कोर्सेज है ना सबको एडिट करवा के वो सारे कोर्सेज आपके चैप्टर वाइज वहां पे अपलोड हो रहे हैं, तो आपका A to Z। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बहुत ही, क्योंकि क्या था बहुत सारे लोग थे रिन्यूअल के टाइम पे उनको याद नहीं रहता था, फिर वो प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो मैं आपको, आप लोग थोड़े क्लोज ग्रुप है ये, तो इसमें मैं सारी चीजें शेयर कर सकती हूँ। जब भी हम कोई कोर्स अपलोड करते हैं, मैंने ग्राफी से क्यों डायरेक्टली स्विच किया, ग्राफी को मेरे को 2 दिन में ग्राफी में हमारा पूरा पैसा भरा हुआ था, उसके बाद हमें रातों रात उसको शिफ्ट करना पड़ा टीचेबल पे, क्योंकि ग्राफी वालों ने पहले ये चीज क्लियर नहीं की थी। सपोज करो आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है 5,000 का, अब हम टीचेबल पे जाके बैकएंड में हम आपका एडमिशन डाल सकते हैं, लेकिन ग्राफी में ये चीज नहीं है। अगर ग्राफी में मुझे आपको रजिस्टर करना है तो 5,000 का वो मिनिमम 10% रुपीज चार्ज आपको करते ही करते। तो इसीलिए हमें रातों रात जो हमने कैलकुलेशन निकाला कि इतने सारे स्टूडेंट्स को अगर हम वापस उस पर इनरोल कर रहे हैं, आप लोग को नहीं पता होता बैकएंड में कितनी सारी चीजें कर रही होते हैं, इनरोल करने में हमारा एक हमने कुछ 86,000 उसमें पे किया था, और सारे स्टूडेंट को वापस से इनरोल करने में पर स्टूडेंट सारे कोर्सेज मिला के उनको अगेन 4 से 5 हजार रुपए पे करना पड़ रहा था। तो वो हम उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर सारे स्टूडेंट्स को बोलना तो ये पॉसिबल नहीं होता, तो हमने रातों रात फिर टीचेबल पे शिफ्ट किया। अब टीचेबल का लास्ट ईयर किया था, अभी जून में 19 जून को वो एक्सपायर होने वाला है, जिसकी वजह से हमने देखा कि फिर से हम जब सबको एनरोल करेंगे या फिर से हम उसको करते तो सारे स्टूडेंट्स को रिन्यू चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं उस वेबसाइट के। तो हमने खुद का अपना एलएमएस बना लिया है, जिसकी वजह से हमारा खुद का ऐप हमने डाउन वो कर लिया है, जो हम मंडे या ट्यूसडे से हमारा ऐप भी रन हो जाएगा। तो आप अपना एलिमेंट सोल का जो जैसे हमारा पहला एप्लीकेशन होता था, तो एलिमेंट सोल का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, जो iOS और आपका एंड्रॉइड जो आपका विंडोज है दोनों में आपका चलेगा। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपका एलिमेंट सोल का ऐप भी दिखेगा, iOS का भी, और आपका जो नॉर्मल एंड्रॉइड का फोन है उसमें भी दिखेगा। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को और ये चीज टीचेबल पे पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि टीचेबल एक अमेरिकन मतलब बाहर का है, और उसमें ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी कि हम उसका ऐप नहीं बना सकते थे, लोगों को लिंक भेजना पड़ता था, कुछ लोगों का लिंक नहीं क्लियर हो रहा था। अब आपने एक बार लॉग इन कर लिया एप्लीकेशन, तो आप हमेशा आपका एप्लीकेशन ओपन रहेगा, आप उसमें पढ़ाई कर सकते हो कभी भी। तो ये सारी चीजें बैकएंड में चल रही थी, तो हमने अपना खुद का एलएमएस बना लिया है, खुद का अपना वेबसाइट बना लिया है, खुद का अपना एप्लीकेशन बना लिया है, एंड्रॉइड और iOS सबका बन गया है। तो वो अभी आपको मैं 2-3 दिन में संडे को मे बी थैंक यू विद्यानंद जी, बहुत सारे लोगों को जिनको iOS में था तो उनको प्रॉब्लम आ रही थी,
तो ये सारी चीजें हमने की है। तो आप सबको यूजर नेम और पासवर्ड जाएगा, आप अपना लॉग इन करोगे तो सारे कोर्सेज हम आपके में अभी मैनुअली ऐड कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ आपके उसमें जाएगा। तो अभी सबके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और हमारे लिए भी ये ईजी हो जाएगा कि आपको रिन्यूअल चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। तो अभी हमें थोड़ा ये सब डेवलप करने में बहुत ज्यादा, हमारा भी बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगा है, क्योंकि पूरा एलएमएस डिजाइन करना खुद में एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस वाला काम है, क्योंकि एक एक एलएमएस मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। तो इसीलिए कल की क्लास में वही प्रॉब्लम हुआ था, इंटरनेट का भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी जो हमारा अगला सेशन होगा वो हमारे नए प्लेटफॉर्म पे होगा, बट उसके पहले मैं आप लोगों को ये सारी चीजें दिखा दूंगी। और एक और न्यूज है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वो न्यूज मैंने ऑलरेडी वो सारी चीजें सीमा जी से भी डिस्कस की हैं, कि उन्होंने कुछ पूछा था मुझसे, तो चीजें हमने डिस्कस की है, जो आप सबको हम एक अपॉर्चुनिटी भी देंगे कि आगे कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आपका प्रॉपर सेटअप बनाने का भी मैंने अपनी टीम से बात किया है, तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो अभी चीजें बहुत आसान कर रहे हैं हम, कि ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए, और बार बार वो लॉग इन करना, बाहर निकलना, तो उस सब में भी ज्यादा तकलीफ हो जाती थी। तो जल्दी से आपको नया एप्लीकेशन भी हम दिखाएंगे, हमारा खुद का अपना रहेगा सारा कुछ, एलएमएस अपना ऐप सब कुछ। तो चलिए, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। 10 बज गए हैं, अब मेरी बेटी का टाइम है। गुड नाइट, बाय बाय। मोटे जी मुझे सुबह याद दिलाया करिए, पहुंच गए होंगे, क्योंकि मैं सुबह 10:30 बजे जाती हूँ ना, तो मेरा फिर 2 घंटे के बाद घर, फिर 2 घंटे के बाद ऑफिस, 2 घंटे के बाद घर ऑफिस, ऐसे करना पड़ता है। तो एक बार ना आप मुझे प्लीज कल याद दिला दीजिएगा, याद से। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट पल्लवी जी। चलो बाय बाय, गुड नाइट।